हाँ जी। कल कितना हो गया? कल कहाँ तक किया था? 5 लाख रुपए से हाँ, तो कल जहाँ तक भी हम पूरा हमने जितना भी पढ़ा था, हमने देखा था एग्जैक्टली कंपोजिशन स्कीम एग्जैक्टली होती क्या है भाई। यहाँ की प्रिजम्पटिव तरीके से इनके रिटर्न्स कम होते हैं, इनका टाइम पीरियड उस हिसाब से पेमेंट्स क्वार्टरली की जाती है। You have to maintain less amount of records and there are less compliances, but the turnover is also limited. जिस बंदे का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वही बंदा कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर सकता है। एक ये पॉइंट था। तो अगर वो बंदा कोई स्पेसिफिक स्टेट्स में बिलोंग करता है तो वो 75 लाख था तुम्हारी लिमिट, राइट। उसके अंदर एक और लिमिट थी, उन्होंने बोला कि अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर जितना भी है, आपकी इस साल वो जो सर्विसेज होंगी वो पिछले साल के 10% तक ही होनी चाहिए, राइट। वो भी एक लिमिट था। तो हम अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं, और इस साल अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं अलॉन्ग विद द गुड्स, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर या तो ट्रेडर अपने गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। हम रिटेलर की बात नहीं कर रहे, सॉरी, हम वो रेस्टोरेंट वाले बंदे की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा साथ में सर्विसेज भी दे रहा है तो उसके लिए लिमिट है कि भाई आपको जो सर्विसेज होंगी वो पूरे आपके टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर के 10% से ऊपर या 5 लाख whichever हायर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट हमने ये देखा था। उसके अलावा आपका एक पॉइंट और भी था ना यहाँ पर कि तुम्हारा सर्विस का ही था। अच्छा, सर्विसेज के अंदर हम द अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और ये सब नहीं लेते, अगर आपको याद आ रहा है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन्स नहीं लेते, ना ही वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट में करने में आएगा, ना ही वो सर्विसेज को काउंट करने में आएगा, कोई भी तरीके से नहीं आने वाला। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट अब तक? ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस वाज 10, 1 and 2, ठीक है। 10, 1 एक्चुअली 2 भी नहीं, 10, 1 ही था ये सारा आपका। 10, 1 था जिसके अंदर ABC है, जिसमें से हमने रेस्टोरेंट के बारे में तो बात ही नहीं की। रेस्टोरेंट के बारे में तुम्हारा इतना डिटेल है नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक सर्विस ही है ना, तो उसके लिए तो सर्विस की लिमिट आएगी नहीं, सिर्फ एक ही लिमिट आएगी, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर की। जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है उनमें आपकी लिमिट थी कि भाई सर्विस की लिमिट है कि गुड्स के साथ साथ आप जो भी दे रहे हो सामान वो इतना इस हद तक लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्लैरिटी, कुछ डाउट, कुछ कहीं पर पक्की बात है? ठीक है। अब नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कि कोई कौन सा बंदा तुम्हारे ये प्रोवाइजोज थे जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। वी रेड अबाउट 6.4 वाले पेज नंबर पर फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस और ट्रेडर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 10-2A हमने अभी के लिए छोड़ा है क्योंकि वो आगे जाकर आएगा दोबारा, वहीं से ही पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रोवाइजो देखा, पहले वाले प्रोवाइजो में तुम्हारा यही बोला हुआ है कि सर्विसेज 10% या 5 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाती है तो इस साल तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। यहाँ तक क्लैरिटी है? अगले पर आओ, अगले वाले पेज में 6.5 तुम्हारे फर्स्ट प्रोवाइजो जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसके अंदर उन्होंने दोबारा ये स्पेसिफिक चीज़ बताई कि जो आपका सर्विसेज का अमाउंट है, ठीक है, उसके अंदर सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, वो इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। दैट इज नॉट टू बी कैलकुलेट, इज योर पहला डब्बा एक्सप्लेनेशन वाला। एवरीबडी विद मी यहाँ तक? नेक्स्ट डब्बा तुम्हारा कह रहा है एग्जैक्टली वो टर्नओवर, ये सेम 5 लाख वाले के बारे में बताया हुआ है कि टर्नओवर इन दी स्टेट और यूटी इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10% ऑफ सच टर्नओवर और या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्विसेज व्हिच में बी सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। एलिजिबल उन्होंने 5 लाख होता है उसके अंदर भी। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि 60 लाख का आपकी कोई टोटल एग्रीगेट सप्लाई है, नहीं सॉरी 60 लाख की आपकी है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स अर्न्ड अमाउंटिंग टू 12 लाख, ठीक है। तो 60 लाख आपकी टोटल है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी है 12 लाख का, हाँ, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। इवेंचुअली तुम्हारा 48 लाख के ऊपर ही तुम्हारा 10% देखा जाएगा या 5 लाख कुछ अगर इस हायर, तो यहाँ पर आंसर 5 लाख होगा। ठीक, क्लैरिटी है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को भी? नेक्स्ट तुम्हारा 10% of 5 लाख यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेड अंडर आरसीएम। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर बंदा, हमने वो एक चार्ट सा बनाया था जिसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में देखा कि अगर बंदा आरसीएम के बेसिस पर टैक्स पे करता है, आरसीएम के बेसिस पर टैक्स पे करता है तो उसमें क्या होगा? क्या? अगर एक इंसान आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे कर रहा है तो वो बंदा कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स पे नहीं करेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट इज, आरसीएम पर टैक्स पे कब किया जाता है?
जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड चीजें हैं, राइट, और आपको टैक्स पे करना होगा, द रिसीवर इज पेइंग, राइट, जो बंदे जिसने पैसे देने हैं वही गवर्नमेंट को सप्लाई कर, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, दैट इज आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर हमने देखा इस केस में हमने बोला कि अगर कोई बंदा आरसीएम कर रहा है, मान लो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है ये 60 लाख का, जिसमें से एग्रीगेट टर्नओवर में से मैं एग्रीगेट के अंदर आरसीएम वाला गिनूंगी नहीं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि आरसीएम वाली सप्लाईज के लिए आपका आरसीएम का ही रेट लगेगा, कंपोजिशन का रेट भी नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम कंपोजिशन में आपके एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात करते थे, और आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर विद इन 1.5 करोड़ फॉल हुआ तो उसके बाद जो आपका इवेंचुअली द अमाउंट और द अमाउंट ऑफ टैक्स यू विल पे अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन के रेट्स। जो तुम्हारे सिंपल है वो 1% है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए और रेस्टोरेंट के लिए 5% है, तो तुम्हारा जो भी टैक्स रेट आएगा वो कंपोजिशन स्कीम वाला ही आएगा। पर अगर आप आरसीएम में भी टैक्स पे कर रहे हैं तो आरसीएम तो किसी और का सप्लाई है ना, और कंपोजिशन तो तुमने चूज किया है, तो तुम क्यों आरसीएम में कंपोजिशन नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट? तो बस तुम्हारी जो टोटल सप्लाईज है उसमें आरसीएम पर आरसीएम का रेट लगेगा, कंपोजिशन पर कंपोजिशन का रेट लगेगा। अगर हमने सप्लाई नहीं परचेज किया और तब हमें आरसीएम का लगेगा और हम कंपोजिशन स्कीम के अंडर हैं, तब वही ना, तो तुमने परचेज किया है तभी आएगा ना आरसीएम। ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा ना। देख, अगर एक बंदा है जो सप्लायर है, हाँ जी, ठीक है, और ये एक बंदा जो परचेजर होगा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि ये आरसीएम, इसके पास आरसीएम आएगा, क्योंकि यूजुअली जो खरीदता है, जो रिसीवर ऑफ गुड्स होता है, वही तो गवर्नमेंट को पे करता है। जब हम आरसीएम बेसिस पर बात करें, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, रिवर्स चार्ज में रिसीवर गवर्नमेंट को देता है। अब हम यहाँ पर इसी के लिए बोला था कि यही बंदा ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो भी वो आरसीएम में नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब अगर आपका टोटल टर्नओवर मान ले 60 लाख है, ठीक है, जिसके अंदर से अगर जैसे हमने पूछ रहे था ना कि 12 लाख आपका इंटरेस्ट है ऑन लोन, वो भी इंक्लूड नहीं हुआ था। सिमिलरली मान ले अगर 10 लाख है तेरा आरसीएम वाला पेड गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आती ही नहीं। एक बात समझ के देख, अगर मैं देखो ऐसा बोलूँ ना कि आरसीएम वाली परचेज इसका पार्ट है, वो भी गलत स्टेटमेंट होगी, क्योंकि वो तो परचेज है ना, टर्नओवर तो आपने जो बेचा होता है वो होता है। अच्छा, पॉइंट समझ में आ रहा है? हम तो यहाँ पर इसको चीज़ को पार्ट भी नहीं लगा सकते, है ना, हम यहाँ पर उस चीज़ का पार्ट भी नहीं लगा सकते। हम जब कुछ खरीदते हैं तो आपके वो परचेजेस होंगे, वो आपके एक्सपेंस होंगे, करेक्ट, उस पर आप आरसीएम के बेसिस पर टैक्स पे करोगे जो सामने वाला बंदा जिस हिसाब से कर रहा है। अब अगर सप्लायर है और सप्लायर तुम्हें सामान प्रोवाइड कर रहा है, उसने आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करना है, तो वो आरसीएम बेसिस पर अगर है, यानी कि वो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में है, तो वो वैसे ही कंपोजिशन में नहीं होगा। आप दोनों में से एक ही चीज़ चूज कर सकते हो ना, तो वो दोनों चीज़ें ओवरलैप नहीं होंगी। ओवरलैप कब होंगी? सिर्फ तब जब आप परचेजर हैं और आप कंपोजिशन में हैं, साथ ही साथ आपको किसी और का आरसीएम पे करना पड़ेगा, तो आरसीएम को आरसीएम के तरीके से अलग से पे कर दो और अपना टैक्स अपने कंपोजिशन के हिसाब से करते रहो। पॉइंट समझ में आया? पक्का? इसीलिए ही हमने जब कल इकट्ठा किया था ना कि ये नॉट इंक्लूडेड है, वो इसीलिए ही किया था, क्योंकि वो इंक्लूडेड ही नहीं है। लेस भी तब करोगे जब ऐड होगा, अब लेस ही अब इंक्लूड ही नहीं करना, होएगा ही नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में आरसीएम आएगा ही नहीं। ठीक, यहाँ तक क्लैरिटी है? अगला तेरा अभी चलो नेक्स्ट तुम्हारा है composition scheme. It's an important scheme, not applicable for tax payable under RCM. It's important to know that for any tax payable under a reverse charge, the option of payment under this scheme will not be available. In other words, a taxable person opting for composition scheme will be required to pay tax on supplies taxable under RCM at regular rates and not on composition का rate. आया बात समझ? कहीं पर कोई दिक्कत अब तक? नेक्स्ट हमारा है 10(2). 10(2) बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ पहला, ये सेम ये वाला फर्स्ट पॉइंट बताओ, तुम बताओगे, आता है सबको, कभी किया हमने, कितनी बड़ी कर लिया।
रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस दे रहा है? रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस दे रहा है? नहीं, रेस्टोरेंट वाली अलाउड है। नहीं, हाँ। इसी के अलावा कोई और इसके अलावा कोई और अब यहाँ पर क्यों बोला हुआ है देखो अंडरस्टैंड, क्योंकि रेस्टोरेंट वाली जो सेकंड शेड्यूल में आई हुई है ना, सेकंड वाले पॉइंट में आती है हमारी ABC के अंदर B में रेस्टोरेंट है, तो आप जो भी सर्विसेज दोगे ना मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, साथ में जो भी सर्विसेज देगा वो रेस्टोरेंट वाली नहीं होंगी, नहीं तो वो 5 वाले स्लैब में फॉल करेगा। अगर वो रेस्टोरेंट वाली सर्विस दे रहा है तो वो 5 रेट वाला लगेगा। इसलिए हमने बोला कि फर्स्ट और लास्ट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर इनके लिए सर्विस सिर्फ उतना होगा कि 10% तक लिमिटेड हो, साथ ही साथ वो सर्विस रेस्टोरेंट वाली नहीं होगी। ये हम सेम बात कर रहे हैं, वही 10% या 5 लाख की इज हायर, वो सेम चीज़ दी हुई है यहाँ पर अगेन। देखो इट इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अनलेस अलाउड, कितना वो अनलेस अलाउड कितना अलाउड है, मैक्सिमम वाला अलाउड है ना, वही 10, हाँ वही 5 लाख या 10% इतना ही अलाउड है। फॉलोइंग सर्विसेज आर अलाउड अंडर सेक्शन 10(1) अलॉन्ग विद 10% वाला है जो सर्विसेज का, वो रेस्टोरेंट वाला नहीं होगा। वो रेस्टोरेंट के लिए नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो खुद में एक सर्विस है। मान लो कोई होटल है मतलब, और उसके अंडर में वो साथ ये रेस्टोरेंट की सर्विस भी दे रहा है, तो फिर वो सेम 10% वाला स्पेंडिंग करेगा अगर वो 1.5 करोड़ से कम है उसका पूरा टर्न। उसको 1.5 करोड़ का टर्नओवर मानना है, 10% सर्विस नहीं माननी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉलोइंग सर्विसेज आर अलाउड, कौन सी रेस्टोरेंट, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मार्जिनल मतलब वो कम वाली सप्लाई होगी ना, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ये सारी अलाउड हैं, आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि कोई भी सप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ बी वाला पॉइंट, ये वाली चीज़ें यहाँ पर प्लीज़ ध्यान देना कि अगर तुम्हारा ये बी वाला पॉइंट है तो इसका मतलब तुम कॉम्पोजिशन में आ ही नहीं सकती, यूर इनएलिजिबल। पहला पॉइंट क्या बोला, इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल वाला हो गया, राइट। पर यहाँ पर अंडरस्टैंड एक चीज़ प्लीज ध्यान से सुनो, हमने अच्छा अगर मैं तुमको ऐसे कहूँ कि तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आना चाहते हो आ जाओ, तुम्हारा टर्नओवर जो होगा वो 1.5 करोड़ होगा। हमने जब पहले 10(1) वाली सेक्शन डिस्कस करा, हमने कहीं पर भी ऐसा बोला कि गुड्स के अंदर अल्कोहल नहीं आएगा, हमने नहीं बोला, राइट। तो फिर इस केस में हमने दोबारा ऐसा बोल दिया कि भाई अगर आपने नॉन टैक्सेबल यानी कि अल्कोहल वाली चीज़ करे हो तो फिर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल अगर शुरू से करते अगर पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, ठीक है, तो इस साल तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, पर अगर तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना है तो इस साल तुम अल्कोहल नहीं बेचोगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि तुम इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, पर अगर आ जाते हो तो अल्कोहल नहीं बेचोगे, तो इवेंचुअली तो हमने घुमा के तुम्हें मना ही कर दिया ना। नहीं, हमें अगर हम इस साल नहीं बेचेंगे तो अगले साल उसका फायदा मिलेगा ना हमें, तो अगले साल कॉम्पोजिशन रिजीम वाले अल्कोहल नहीं बेच सकते, बात ही खत्म, ठीक है। अगर आप कॉम्पोजिशन रिजीम में हो, स्कीम में हो, अल्कोहल नहीं बेच सकते। अगर आप अल्कोहल का सप्लाईज कर रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में आना अलाउड नहीं है, ना 23-24 में, ना 24-25 में, कभी भी नहीं। कॉम्पोजिशन स्कीम में ही नहीं आना अलाउड है, अल्कोहल वाले कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते, ठीक है। अब तुम पिछले साल अगर करते थे, मान लो पिछले साल तुम अल्कोहल बेचते थे और अब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो अपना अल्कोहल का धंधा बंद करके, ठीक है, तो तुम आ सकते हो। तो इस साल थोड़ी आएंगे, अगले साल आएंगे, अगले साल आएंगे, ठीक है। हमने मान लो 23-24 में हमने अल्कोहल बेची, 24-25 में हमने बंद कर दी, हाँ हमने 1 भी % सेल नहीं करी, तो 24-25 में हम आ सकते हैं। हाँ 25-26 में आ सकते हैं मैम। 24-25 में भी आ सकते हो। हम देख यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही इज नॉट एंगेज इन तो मेकिंग सेल तो सप्लाई। पिछले साल भी देखेंगे ना, वो तो एग्रीगेट टर्नओवर गिनने के लिए ना कि 1.5 करोड़ के ऊपर है कि नीचे है, उससे तुमने गिन लिया। हमने जब वहाँ पर टोटल किया था एग्रीगेट टर्नओवर का, उसके अंदर भी तो नॉन टैक्सेबल था, तुमने का जो डब्बा बनाया ठीक है, था ही ना, तो उसमें हम count नहीं करेंगे। हाँ तो उसमें तो इंक्लूडेड ही था ना मैम। टैक्स तो उसी Normal पे लगेगा वाले ना जो में। हमने सेल्स कर दी है। हाँ वो यार कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो तुम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कंफ्यूज हो रहे हो। क्वार्टरली होता है ये, हाँ पर क्वार्टरली में भी करी तो होगी, पिछला ही देखना क्वार्टरली। पिछले साल वाला होगा ना वो, तो इस साल का नया शुरू होगा ना फिर अप्रैल से। आगे तो ना पे करते थे, पीछे का नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून ऐसा क्वार्टरली पे करते हैं ना, मंथली और क्वार्टरली पे करते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली पे होता है,
तो अप्रैल में जून का पे होगा। जो पिछला तुम्हारा है पिछले साल का वो तुम्हारा लास्ट अप्रैल में आई थिंक 18 अप्रैल तक पे हो जाता है, करेक्ट? तो वो तो वहीं पर साल खत्म हो गया। उसको पिछले वाले को तुम पिछले के हिसाब से पे कर दो रेगुलर स्कीम के हिसाब से। इस साल अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो तुम अल्कोहल नहीं सेल कर सकते हो, अगर तुम अल्कोहल सेल करते हो तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। दोनों बात वही हो गई, राइट? इफ यू वर सेलिंग एंड यू आर नॉट सेलिंग नाउ यू कैन कम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। करंट फाइनेंशियल ईयर में अल्कोहल नहीं चलेगा, ठीक है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम पिछले साल बेच रहे हो कोई बात नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख के नीचे था, 1.5 करोड़ के नीचे था और अल्कोहल बेचा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल नहीं बेच रहे हो ना, तो ही तुम इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो। जिस साल अल्कोहल नहीं बेच रहे हो उस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर तुम इस साल बेचना शुरू कर देते हो अल्कोहल तो फिर तुम ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन से निकल जाओगे। पॉइंट समझ में आया? पक्की बात है। इसलिए ही हम इस तरीके से बोल रहे हैं। जैसे हमने जैसे सर्विस में देखा कि अगर आपके पिछले साल का आपने देखा कि भाई इस साल हमने पिछले साल की टर्नओवर से इस साल की सर्विस निकाली ना, कि आप इस साल सर्विस से ऊपर नहीं कर सकते और अगर कर दी तो इस साल कॉम्पोजिशन से निकल जाओगे। सेम थिंग विद द अल्कोहल कि पिछले साल आप बेच रहे थे, इस साल नहीं बेच सकते, अगर इस साल बेच दिया तो इस साल निकल जाओगे। पॉइंट समझ में आया? पक्की बात है। ये सेम चीज उन्होंने बोली हुई है कि यू आर नॉट मेकिंग एनी नॉन टैक्सेबल। वहां पर जो बोला हुआ है ना, which are not levied to tax under this act बोला, ऐसा एग्जेम्पशन नहीं बोली हुई। यहाँ पर प्लीज स्पेसिफिकली मार्क कर लेना कि इफ यू आर मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल में अल्कोहल आता है ना, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई नील सप्लाई की बात हम नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने आपको कल मुझे टिक करवाया था, तो मैंने अल्कोहल क्या नॉन टैक्सेबल तुम्हें काटा करवाया था, बाकी सब तुम्हें टिक करवाया था अगर आपको रिमेम्बर हो, ठीक है? तो यू हैव नॉट मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो ही तुम कॉम्पोजिशन में आ सकते हो। अगला, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज। इंटरस्टेड सप्लाईज कर लो तो आप बड़े सप्लायर हो, यू आर अर्निंग गुड, यू आर सप्लाइंग इंटरस्टेड्स, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमें छोटे मोटे बनने चाहिए। यहाँ पर तक हम कल प्लस कर नहीं रहे थे इंटरस्टेट सप्लाईज। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में प्लस किया, कॉम्पोजिशन में नहीं ऐड किया था कभी। हां ठीक है, इंटरस्टेट हो इसमें थी आया समझ? यहाँ तक ठीक है सबको? अगला तुम्हारा अभी D point is not engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source. अगर आप ECO के थ्रू सप्लाईज कर रहे हो तभी भी आप एलिजिबल नहीं। अगला ये जो E पॉइंट है ना, ये एक E वाला पॉइंट तुम्हारा मैन्युफैक्चरर वाले पॉइंट में देखो लिखा होता है नोटिफाइड गुड्स। क्या अगर आप ये नोटिफाइड गुड्स दे रहे हो तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर के अंदर नोटिफाइड कुछ नहीं क्या कुछ ऐसा। ये फर्स्ट वाले में नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो ये याद रखना कि अगर आप अमूल की आपने डीलरशिप लिया या कुछ फ्रेंचाइजी ली और अगर आप बेच रहे हो तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं अलाउड है, इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं अलाउड है, ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है? सिर्फ नोटिफाइड। प्लीज अगेन नोट की डब्बे ये सामान की बात भी लिखा हुआ है कि आपको प्लीज नोट दैट registration is only for manufacturers of notified goods, therefore a person who is trading in such will be still be allowed। क्या क्या है? आइसक्रीम है, पान मसाला है, पानी है, टोबैको और फिर 4 तरीके की ईट है। ठीक? हाँ नहीं आएगा। अगर आप ये सामान मैन्युफैक्चर करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। शायद काला पानी, सोडा ठीक। उसके बाद फिफ्थ एफ वाला पॉइंट, ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन। अगर एनआरटीपी सीटीपी हमने पढ़ के याद है, सीटीपी एनआरटीपी, अगर ये बंदा सीटीपी एनआरटीपी है तभी भी वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। पॉइंट समझ में आ गया? पक्की बात है? ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जो अपनी मर्जी से टैक्स भर रहा है। नहीं, वो हमने पिछले बार ये पढ़ा था ना कि अगर वो बूट मैन्युफैक्चरर है तो 150 डेज, उसमें नहीं पढ़ा था हमने, छोड़ो। हमें
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज कि एक पर्सन हु इज सीजनल बंदा है, पूरे साल काम नहीं करता है, देयर आर नंबर ऑफ डेज जो कुछ दिन काम करके उसका टैक्स या तो हाँ या तो इवेंट बेस्ड काम हुआ या तो इंडिया छोड़ के या जाओ। इधर से जाके किसी और स्टेट में जाके काम करा, कुछ दिन काम करा, वहाँ टैक्स भरा, फिर आ गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बाहर का जो बंदा यहाँ बाहर पर का आया, है। काम किया, चला गया, ठीक है। अब एक बार प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से। यहाँ पर हमें अगेन क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं अब तक, इस चीज़ का ध्यान दो। हमने यहाँ तक देखा कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या नहीं आती है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आपको आना है तो आपका पिछले साल आप जो भी मर्जी काम कर रहे हो, भले इंटरस्टेट है, पान मसाला इंटरस्टेट बेच रहे हो अल्कोहल के साथ, तब भी आप आ जाओगे इस बार कॉम्पोजिशन स्कीम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछले साल का प्रोवाइडेड आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ है या 75 लाख है तो आप 10(2) के हिसाब से, हाँ सिर्फ 10(1) के हिसाब से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। 10(1) के हिसाब से, 10(2)(a) अब तक हमने पढ़ा नहीं है सेक्शन, 10(1) के हिसाब से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। फिर जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हो तो फिर आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। क्या क्या नहीं कर सकते हो, ये नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते हो काम, आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अल्कोहलिक नहीं कर सकते, अल्कोहल वाला नहीं कर सकते, अल्कोहल वाला नहीं कर सकते, करंट ईयर में, सीटीपी वाला नहीं कर करंट सकते। ईयर में करंट ईयर, ये वाला जो सोडा वगैरह है, ये भी करंट ईयर में। करंट ईयर। पिछले साल का सिर्फ आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है और इस साल सारी कंडीशंस लागू हो जाएंगी। पिछले साल का सिर्फ टर्नओवर देखना है, उसमें से भी इंटरेस्ट वाला टर्नओवर नहीं देखना है। पिछले साल के लिए आपके पास सिर्फ 2 कंडीशंस ऑन एन एवरेज, क्या कि आपका टर्नओवर कितना है और साथ ही साथ आपका ये क्या कहते हैं कि आप सर्विसेज की लिमिट कितनी है? नहीं वो भी नहीं देखना, वो भी इस साल देखना है। वो तो पिछले साल से डिफाइन करेंगे ना कि अगर कितने होने हाँ चाहिए। मतलब वही पिछले साल का तुम्हें टर्नओवर ही लेकर आना है यहाँ पर। और पिछले साल का तुम्हें एक और चीज देखनी है कि भाई पिछले साल अगर तुम इंटरेस्ट वाला कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट डिपॉजिट का, तो वो मत लेना, वो लेना ही नहीं। वो मत लेना, बस इतना तुम्हें देखना है। फिर तुम इस साल आ गए, इस साल चेक करो कि क्या तुम वो सर्विस की लिमिट फॉलो करते हो। पॉइंट नंबर 1, सर्विस की लिमिट कब, जब तुम मैन्युफैक्चरर या तो ट्रेडर हो तो सर्विस की लिमिट आएगी, अगर वो फॉलो हो रही है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रहो, खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखा कि अगर आपने ये सारे काम कर रहे हो जहाँ पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कोई भी तरीके से इंटरस्टेट से आ रहा है, मान लो तुम इस साल भी कम सप्लाई कर रहे हो पर तुम्हारा इंटरस्टेट है, फिर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे। कोई नोटिफाइड गुड्स सप्लाई कर रहे हो ऑटोमेटिकली बाहर, सीटीपी एनआरटीपी बाहर, ऐसा। तो इसलिए ही हमने जब वो एग्रीगेट टर्नओवर का डब्बा बनाया, एक बार प्लीज वो रेफर दैट डायग्राम जो आपने बनाया था उस दिन, उसके हिसाब से हमने यही बोला था कि आप जो भी बंदा एग्रीगेट टर्नओवर, अब तक सिर्फ मैं टैक्स किस पे लग रहा है मैं ये बात ही नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में वो जो क्रॉस किया है वो बंदा आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने उसको काटा मारा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये बंदा आएगा पर उसका टर्नओवर ये वाला लेना नहीं है, वो भी गलत बात हो जाएगी। आ ही नहीं सकता इसलिए नहीं ले रहे। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? अब इधर तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने बोला ये प्रोवाइजो, तुम्हारा ये नोटिफाइड गुड्स के बाद वाला प्रोवाइजो सब कुछ, दैट वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन, ये मैंने तुमको बताया था, प्लीज ध्यान से पढ़ो। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द सबसेक्शन। मतलब क्या हुआ, सारों को करना सब- पड़ेगा। सबको करना, हाँ सबको करना पड़ेगा। अगर मेरी 3 ब्रांच है, मान लो एक बॉम्बे में है, एक गुजरात में है या तो और एक पंजाब में, तो ये तीनों ब्रांचेस का एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, पॉइंट नंबर 1। और ऐसा नहीं मैं कर सकती कि सिर्फ गुजरात वाला कंपोजिशन में है बाकी वाले नहीं है, होंगे तो जो उस पैन वाले सारे होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 3-4 ब्रांचें होंगी दूर दूर, तो उसका टर्नओवर तो अपना भी 1.5 ऊपर चला बस है, लेकिन यहाँ तक ठीक है। अगला तुम्हारा अभी अब टैक्सेबल नहीं, सॉरी, द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल लैप्स with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified in subsection 1। मतलब अगर इस साल आप 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए तो हमने बोला था ना, तभी भी आपका लैप्स हो जाता है ऑप्शन, याद आ रहा है? प्रोवाइजो के नीचे सेकंड याद आ रहा है कि अगर मान लो पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.4 था या 1.2 था या जो भी था, इस साल आपका
आधे साल तक तो 1.5 रहा, उसके ऊपर वाला तो 1.7 हो गया। तो तो 1.5 तक काम कर लेते हैं, उसके बाद रेगुलर पे 1.5 तक आपका कंपोजिशन रिजीम के हिसाब से टैक्स पे किया जाएगा 1% या तो वो जो भी 5% जो भी आपका होगा। अगले बाकी का वो आपका 20 लाख रहा बचा हुआ, उस 20 लाख का पर आप रेगुलर रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करोगे। रेगुलर मतलब रेगुलर रेट्स, ITC अवेल्ड, सब कुछ ठीक है, क्लैरिटी। अगला तुम्हारा आप देख लो कि 4th, if the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under subsection 1 despite not being eligible, मतलब तुमको लग रहा था कि कंपोजिशन स्कीम में तुम हो पर तुम नहीं हो, तुम्हें भ्रम था इस चीज़ का, और तुम उसी के हिसाब से टैक्स पे किए जा रहे हो, या तुम इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हो, या तुम आइसक्रीम ना, आइसक्रीम में कौन मना करता है बेचने को, तो तुमको लग रहा है सब कुछ और यू आर डूइंग इट। सो द प्रॉपर ऑफिसर और द पर्सन हू चेक्स, प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है, उन्होंने ना, जब ये लोग अथॉरिटी का नाम नहीं बोलते और एनी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो प्रॉपर ऑफिसर होता है कि इस एरिया में जो सही ऑफिसर होगा वो आएगा, आपको चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि आपने ये गलत किया है, आप रेगुलर टैक्स के हिसाब से पे करना चाहिए था, तो आपसे वो रेगुलर वाला टैक्स भरवाएगा। जैसे आपने एक % टैक्स पे किया है ना, बाकी का बचा हुआ एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो पे करवाएगा, जो बचा हुआ टैक्स था जो आपने नहीं पे किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो पे करवाएगा, साथ ही पेनल्टी पे करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी। रेगुलर टैक्स विल बी रिकवर्ड, पेनल्टी विल बी रिकवर्ड, इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड। कोई डाउट अब तक? रेगुलर टैक्स रिकवर, टैक्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ जी। अब देखो प्लीज, अब और एक बार ध्यान से नेक्स्ट पेज पर तुम्हारा ये जो इलस्ट्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सेकंड वाली हाँ, सेम से तो आपने बनवा रखी है। अब यहाँ पर है ना, हम क्या करें, हम देखो हमने कॉम्पोजिशन के अंदर हमने देखा कि भाई आप ये कॉम्पोजिशन के अंदर हमने देखा कि भाई अपन ने देखा कि भाई हाँ कॉम्पोजिशन में ये वाले टर्नओवर आते हैं, ये वाले नहीं आते हैं, ये सब हमने देख लिया। तो हमारा छोटी सी न्यू चीज़ क्या है पता है, जो द न्यू थिंग इज, ये ना चीज़ बड़ी से खराब सी है पर है। इफ अगर तुम अल्कोहल बेच रहे हो इस साल में, तो इस साल क्या तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में हो सकते हो? इस नहीं साल हो में सकते, नहीं। इस साल में नहीं हो सकते। ठीक है, इसी साल तुम अल्कोहल बेच रहे हो और तुम इस साल कॉम्पोजिशन में नहीं हो सकते। वन ऑफ द एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स, हमने पता है वो पिछले कितने सारे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज देखी थी, गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई कर दिया, कुछ कर दिया, इधर उधर एग्रीकल्चर वाला कोई सामान दे दिया, आटा उट्टा बेच दिया, गुड्स में भी था वो, फ्लोर था, ये सब था। तो अगर आपने ये सब कुछ बेच दिया तो आप एग्जेम्प्टेड सामान बेच रहे हो। कॉम्पोजिशन स्कीम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका होली एग्जाम सामान है या क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपका जो भी एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो आपके टोटल सप्लाई का बनेगा ऑफ द ऑल द सप्लाईज, इवन इफ इट इज एग्जेम्प्ट। नोबडी विल केयर कि हाउ मच अमाउंट यू एक्चुअली अर्नड। एग्जेम्प्ट वाले में, नॉर्मल रिजीम में तो नहीं पे करना पड़ता, पर कॉम्पोजिशन में हो तो पे करना पड़ जाता है। जो चीज़ें ऐड हो रही है वो बकायदा लेजिटली ऐड होगी, उस पर भी टैक्स भी लग जाएगा। मतलब टोटल उसका 1 या 5 मतलब जो नॉन टैक्सेबल वाला वो भी ऐड होगा? नॉन टैक्सेबल होगा तो आप तो बाहर ही निकल गए ना, वो तो बाहर इसलिए निकल मैंने गए। बोला कि सिर्फ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और एग्जेम्प्ट, ये जो बचता है इनके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वही 1% या वही 5% पर। पॉइंट समझ में आया? अब एक बार तुम इस डब्बे में ये आओ। लिखा का है? हाँ, अभी तुम लिखोगे ये जो है ना, वो पिछले वाले डब्बे में तो पूछते हैं लास्ट वाला डब्बा क्या बोल रहा है हाँ जी। है ना, ये उस डब्बे में लिखा था, और वो क्लैरिटी के साथ नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पर रहने दिया था। 6% लगेगा एग्जाम। एग्जेम्प्ट में 6% नहीं, टोटली 1 या 5% है इसमें। जो कंपोजिशन की टैक्स रेट्स है ना, आधा आधा और एक फिर 2.5 नहीं, कौन सा बोल रहे हैं आप जो हमने नहीं पढ़ा? 6% वाला ही पढ़ा। सबसेक्शन ग्रुप के में 6%। किसी और की बात करें? अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा एक बंदा ये देखो, नॉर्मल रिजीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैसे आता है? नॉर्मल कुछ ऐड ये तो सारा ऐड हो जाएगा हाँ, नहीं, तो एक्सपोर्ट और सारा नॉर्मल एकदम रेगुलर स्कीम सारे सारे ही आएंगे ना, इवेंचुअली टैक्स नहीं लगेगा उस पर एग्रीगेट तो आपका सारा ही होएगा। तो बस सब पे टिक कर लो, गुड सर्विसेज और बोथ सब पे टिक हो जाएगा।
एग्जाम सप्लाई के अंदर तुम्हारा निल, होली, नॉन टैक्सेबल सब आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इंटरस्टेट भी आ जाएगा, सब पे टिक के आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? अगला, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब यहाँ पर मैं तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवा रही हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको किस किस पर टैक्स देना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के अंदर? गुड्स पर देना होगा, सर्विस, गुड्स सर्विस बोथ आएगा। अच्छा टैक्स देने की बात कर रहे हैं क्या हाँ। इस क्वेश्चन में? ये एक्चुअली एलिजिबल टर्नओवर की ही बात ये कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर तो बोल पर रहा मैं है ऊपर एलिजिबल। हेडिंग, हाँ इसलिए मैं तुम्हारा हेडिंग चेंज करवा सकती हूँ यहाँ पर। अच्छा हेडिंग चेंज कराओगे ना? करा ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में गुड सर्विस वो तीनों टिक टिक हो जाएगा, ठीक है मैम। निल भी टिक हो जाएगा, ये भी एग्जाम्प्ट और बाकी होली तीन भी नीचे टिक, क्रॉस। और नीचे के तीनों क्रॉस हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्यों? ठीक है। नॉट इसमें टैक्सेबल, तीन एक्सपोर्ट, export, इंटरस्टेट, export, तीनों टॉप वो क्रॉस हो interstate और ये जाएंगे, non वो export तीनों नहीं नहीं आएंगे, इन तीनों पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए पिछले साल आप गिनोगे, इस साल उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली विद द सर्विसेज पार्ट, सिमिलरली ट्रेडर, ठीक है। पर ट्रेडर के अंदर प्लीज मार्क करो, ट्रेडर के अंदर सिर्फ फर्स्ट 3 आएगा, गुड सर्विस बोथ। उसके गुड ट्रेडर वाला एग्जाम्प्ट चीज़ों पर टैक्स नहीं पे करता है, नॉन टैक्सेबल में तो चलो कोई भी नहीं पे कर रहा, पर एग्जाम्प्ट पर भी नहीं करता, वो रिलेटेड पर भी नहीं करता, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? गलत बात नहीं है। होली एग्जाम में भी करता है। हाँ, होली एग्जाम होली एग्जाम्स में तो ये नहीं करता, पर सर्विसेज या मैन्युफैक्चरर करता है। जो ट्रेडर है ना वो उस ऊपर के वो सिर्फ- फर्स्ट वाला करेगा। सिर्फ 3 हाँ, तो फर्स्ट ठीक पॉइंट करके उससे पहले चाह गुड आया? सर्विस और बोथ। आया। अब ये चीज़ जो तुम्हारा पिछला डब्बा था ना 6.4 वाले पेज पर, वहाँ पर लिखी थी, देखो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, या जो तुम्हारा टोटल टैक्स किस पर आता है, जो 6.4 पर तुम्हारा डब्बा है, मैन्युफैक्चरर के सामने लिखा ना टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी मतलब इंटर नहीं, टर्नओवर सिर्फ विद इन द स्टेट, इसलिए इंटर नहीं आएगा। उसके अलावा टर्नओवर सर्विसेज में भी वही, रेस्टोरेंट केटरिंग में भी नहीं टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। ट्रेडर में क्या बोला? टैक्स, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट और यूटी। पॉइंट समझ में आया? सिर्फ टैक्सेबल वाले। अब लिंक बने सबके, बड़ा नहीं, चैप्टर थोड़ा सा बिखरा सा हुआ है, बट एक बार हो गया फिर हो जाएगा। ये चौथे नंबर पे किसकी बात हो रही है? कौन सा चौथा नंबर? चौथा नंबर मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, मुझे थोड़ा सा चौथे नंबर पे क्या? पेशेंस रखना मैंने पड़ेगा। चौथे पेज पे कहा था नहीं मिले। अभी के लिए सिर्फ पॉइंट नंबर 1 2 3, फोर्थ पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसमें टैक्सेबल यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, ठीक है। अगला अब तुम्हारा आ जाओ इलस्ट्रेशन, सप्लाईज पे इलस्ट्रेशन 3 फटाफट। Raman को being a trader of cell phone, trader of cell phones registered under GST in the state of Tamil Nadu and furnished the following information related to the preceding financial year। बताओ इसका कितना आएगा? 125 तू कर रही है ये ऐसे आती है ऐसे। मेरी बस मेरी बात कहाँ से आ गई? 125 आएगा ना? 120 और ये 5 क्या? आया समझ किसी को? और टैक्सेबल एग्जाम्पल देख रहे हो, टैक्सेबल एग्जाम्पल इस साल में उसका पिछले साल टर्नओवर था ये वाला टोटल, ठीक है। क्या वो एलिजिबल है? किस हिसाब से एलिजिबल है? एलिजिबल है। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं गिना, ऐसे किया। एलिजिबल है ना 125 लाख से इक्वल टू 125 करोड़। यहाँ पे एलिजिबल भी देखना है। ये एलिजिबल लास्ट वाला तो लेंगे नहीं। हाँ मैम एलिजिबल है। इसके लिए सर्विसेज की लिमिट आएगी कोई? सर्विसेज करी नहीं करनी अच्छा अगले साल के लिए हाँ 10% या 5 लाख 10% 5 लाख 10% इसका 13,80,000 आएगी क्या? 13 से क्या आएगी? लिमिट 13 से कि टर्नओवर में तो हम सारी चीज़ें प्लस करते हैं ना एग्रीगेट वाला टर्नओवर में सारी चीजें प्लस करेंगे। हाँ मैंने एग्रीगेट वाला फिर जो सबसे पहले टर्नओवर करा था तुम्हारा जो ये है ना, अच्छा जहाँ पर टिक किया वहाँ पर लिख दो, अभी भी कंफ्यूजन है। टैक्स पेड ऑन टर्नओवर मैं फॉलोइंग पर्सन लिख दिया मैंने हाँ
भी कर सकते हो तुम। टू कैलकुलेट टैक्स ऐसा कर दो वहाँ पर, वो जो टिक वाला डब्बा है ना, अगर इफ़ यू आर कंफ्यूज तो वहाँ पर ऐसा लिख लो कि ऐसा कर लो, सप्लाईज टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ऐसा कुछ। हाँ मतलब कौन सी सप्लाई कंसिडर करोगे टैक्स निकालने के लिए। पॉइंट समझ में आया? तो जब हम अंडरस्टैंड अगेन, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे थे तो आपका जो आएगा एग्रीगेट टर्नओवर, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, पर ट्रेडर टैक्स सिर्फ कम पर पे करेगा। आ रहा है बात समझ? अगेन पिछले साल वो बंदा जितना भी कमा रहा था 120 1053, ठीक है, ये सारी चीज़ें 1053 तक आपका पॉइंट है कि भाई इतना वो कमा रहा है और इतना वो कमाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिर्फ इंटरेस्ट वाला नहीं लेना, लोन वाला नहीं लेना ना, बाकी सब तो हम ले ही सकते हैं, बाकी सब लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आपका उस हिसाब से वो 13.8 के हिसाब से टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर का कम है एज कम्पेयर टू द 15 वाला, सॉरी 1.5 करोड़ तक के नीचे है, करेक्ट। तो इसलिए ही इज एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन रिजीम, और इसीलिए वो इस साल उस पर टैक्स पे करेगा। पर अगर वो इस साल पे करता है तो वो किस हद तक पे करेगा, वो सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई मतलब ये डेटा तुम्हारे पिछले साल का दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर उस हिसाब से देख रहे हैं। बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इस साल वो टैक्स पे करता भी है तब भी वो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और 3 उन्हीं पर ही पे करेगा, टैक्सेबल पर पे करेगा। समझ नहीं आया है एंड वाला कि टैक्सेबल पे करेगा। ट्रेडर के लिए पिछले साल का डाटा है, तो हमने लिमिट्स बता दी है कि अगले साल की क्या वेटेजेस के लिए टैक्स पे करें। इस पे 1% और 5% लगेगा। 10% से तो लिमिट निकलेगी। लिमिट ही बतानी, कितनी लिमिट ही बतानी। नहीं इस साल तो वो रेट बोल रही है 125 पे लगेगा ना, 125 पे 1 या 5। 1 या 5 नहीं, 5 क्यों? एक ही लगेगा ना, ट्रेडर का रेट तो दे रखा है ना, ट्रेडर का परसेंटेज ठीक है। आप जब आपको प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब एग्रीगेट टर्नओवर गिनते हो तो उसमें वो सारी चीज़ें आ रही हैं, पर जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं या तो 2 चीज़ें आ रही हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब बताओ कुछ कहीं पर दिक्कत है, ठीक है। तो तुमको कॉम्पोजिशन रिजीम में प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक होता है तुम्हारा लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर तुम्हें एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, ठीक है, विच इंक्लूड्स सब कुछ, गुड्स सर्विस, या तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट वाला, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट ईयर का डेटा है, और इसकी मदद से तुम चेक करोगे, सिर्फ ये चेक करोगे कि क्या तुम कंपोजिशन में आ रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट इंटरेस्ट, अगर ये वाला तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है तो तुम कंपोजिशन रिजीम में आ सकते हो, यू विल चेक एंड यू आर एलिजिबल। अगले साल जब तुम्हारा करंट फाइनेंशियल ईयर होगा तो बाइफर्केशन करोगे, अगर तुम मैन्युफैक्चरर या तो सर्विस प्रोवाइडर हो ऑफ अ रेस्टोरेंट या केटरिंग वाला, ठीक है, ठीक है। जब तुम रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला देखोगे तो तुम करंट ईयर में देखोगे कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली किस किस पर टैक्स पे करना है और किस पर नहीं। आ रहा है बात समझ? अभी भी नहीं आया? पक्का? जो हमने कल भी किया था वो ये वाला जो तुम्हारा था, ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक पिछले साल का ही हुआ ना? ये सारे पिछले साल का है। सब पिछले साल का ही हुआ। ये पिछले साल का, बस जब टैक्स लगाने तो कल जो हम कर रहे थे उसमें रेगुलर वाला पिछले साल का है, जो कॉम्पोजिशन वाला हुआ वो तो इसी साल का हुआ ना बच्चे। नहीं वो तो हमने पिछले साल को एग्रीगेट टर्नओवर है वो निकालने के लिए लिखा हुआ है ना, तो पर जो कॉम्पोजिशन है वो तो इस साल का है ना। क्या मतलब? अगर आप चल ठीक है, हाँ ये तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो पिछले साल के तो देखते हैं हाँ। कि अगले साल एलिजिबल होंगे या नहीं पर हमने होंगे। इस क्वेश्चन में तो वही देखा। हमने जब कल, अच्छा ठीक है, हमने जो कल डायग्राम बनाया जहाँ पर आपने देखा, तो आप उसको इस हिसाब से देखो
कि अगर आप पिछले साल रेगुलर रिजीम में थे तो आपका ये एग्रीगेट टर्नओवर है, इस तरीके से आएगा। पर अगर आप पिछले साल भी कॉम्पोजिशन रिजीम में थे तो आपका वो एग्रीगेट टर्नओवर है। ऐसा बात समझ में आ रही? इस हिसाब से है क्या? क्या इस हिसाब से है। नहीं, घूम गए। एक मुश्किल है नहीं। अगर पिछले साल रेगुलर स्कीम में थे हम अगले साल के लिए तो जब इसके हिसाब से करेंगे। अगर पिछले साल हम कंपोजिशन स्कीम में थे तो इस हिसाब से हम अगले साल के लिए सर्विसेज की लिमिट निकालेंगे तो इससे निकालेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ हो जाना चाहिए था। GCI को नहीं करेंगे। करेंगे, मतलब जितना मैंने उम्मीदें हैं कि इसे हम कौन सा था? पता नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक बार है ना, यहाँ पर पूरा प्लीज एक बार शुरू से यहाँ पर, ठीक है? हमने पहला पॉइंट आपका है एग्रीगेट टर्नओवर का। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पहला पॉइंट आपका ये है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखते हो तो आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किस रिजीम में थे, इससे भी तो फर्क पड़ता है ना, करेक्ट? तो आप अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर रिजीम में थे कि कॉम्पोजिशन में थे, राइट? आपके पिछले साल के टर्नओवर से हम इस साल डिसाइड करते हैं कि आपको इस साल भी कॉम्पोजिशन में रहने मिलेगा या नहीं, राइट? अगर आप पिछले साल रेगुलर में थे तो आप इस साल के कॉम्पोजिशन में आ सकते हो, और अगर आप पिछले साल कॉम्पोजिशन में ही थे तो क्या आप इस साल भी कॉम्पोजिशन में रह सकते हो। इसके हिसाब से हम एग्रीगेट टर्नओवर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का काम निकालते हैं, ठीक है? अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर रिजीम में थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर रिजीम में थे, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा ना वो किस हिसाब से आएगा, वो हमने जो कल तुम्हारे लिखे थे गुड्स सर्विसेज टैक्सेबल वाली चीजें सारी, व्हाट वर दोस पॉइंट्स? गुड सर्विसेज, एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, nil, wholly exempt और नॉन टैक्सेबल। हाँ। उसके बाद एक्सपोर्ट आ गया, फिर इंटरेस्ट रेट है, एक्सपोर्ट इंटरेस्ट रेट, उसके बाद एक्सक्लूड्स और लेस, हाँ तो एक्सक्लूड में क्या आ गया? RCM, जॉब वर्क और GST, जो हमारा GST एक्चुअल टैक्स है वो वाला। ठीक है। अब और एग्जैक्ट में तुम्हारी तीन चीजें थी, तीन 4% नील, fully exempt और नॉन टैक्स। यहाँ तक अब क्लैरिटी है? हमने अंडरस्टैंड, ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने ये सारी चीजें देखी कि अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर रिजीम में थे या कॉम्पोजिशन में थे। अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर रिजीम में थे तो हम देखेंगे सब कुछ ऐड करेंगे, आपका ये नॉन टैक्सेबल ऐड करेंगे, इंटर ऐड करेंगे, सिर्फ ये वाली नहीं आएंगी, राइट? आपका सारी चीजें लेंगे, चेक चलेंगे, चेक क्या करेंगे कि आपका 1.5 करोड़ के कम है या नहीं, या तो 75 लाख के नीचे है या नहीं, 75 फॉर द स्पेसिफिक स्टेट्स, ठीक है? हमने ये दोनों चीजें चेक करी। जब आपकी ये दोनों चीजें चेक होंगी तो आप इवेंचुअली यू कैन डिसाइड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक ठीक है? पर अगर आप पिछले साल कॉम्पोजिशन रिजीम में थे, तो आपकी क्या क्या चीजें होंगी? पहले वाला टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, नील वाली आएगी ना? हाँ जी, ये भी आएगी, हाँ जी। ये भी आएगी, ये आएगा कुछ भी, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, राइट? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात कि अगर आप ये करते होते तो आप कंपोजिशन में होते ही ना, और दूसरी बात कंपोजिशन में होकर ये करना अलाउड नहीं है, राइट? तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ इन तीन से आएगा, और अगर आप रेगुलर रिजीम में हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर इनसे आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर आपका जो भी आता है, अगेन अब ये एग्रीगेट टर्नओवर कौन से लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर विल डिसाइड कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन है या तो रेगुलर है, ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर विल डिसाइड कि आपका करंट ईयर में कॉम्पोजिशन है या रेगुलर। तो उसके लिए भी अगर आपका रेगुलर रिजीम है तो उससे होगा क्या,
कैसे आप रेगुलर रिजीम में आ जाओगे? अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 से एक्सीडिंग होगा। हाँ जी। पूरा ही देते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1.5 और वो सारी 10% जो सब लगेगा हाँ। वो ज़्यादा है। 10% वो सारी एक्टिविटी आप पिछले साल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस वक्त इसमें देख रहे हैं कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये भी नहीं टेंशन, ऐसा करते हैं समझ बस। आ गए। कोई भी तरीके से मेरे को भी छोड़ना नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 से अगर तुम्हारा ऊपर है, ठीक है, अगर तुम्हारा ऊपर है तो तुम कहाँ पर जाओगे? रेगुलर में। पर अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 है तो कंपोजिशन में तुम इस साल नहीं, इसमें भी 2 केस होंगे। वो भी जाएगा। हाँ, लेस देन इक्वल टू 1.5 या 1.5 के ऊपर है कि 1.5 एग्जैक्टली 1.5 है तब भी कंपोजिशन है, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, तब भी तुम कंपोजिशन में जाओगे। तभी जाएंगे अगर अपनी 10% सब। हाँ, एक बार वो भी कब तुम कंपोजिशन में आ गए ना, तो ये तुम्हारी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम ये तो रेगुलर में चले गए, करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम अभी कंपोजिशन में आ गए। कंपोजिशन में रहना है तो फिर एक एडेड कंडीशन है। एडेड कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारी सर्विस होगी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 10% या तो 5 लाख 10% ऑफ प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर। जो प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है उसके अंदर क्या नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता। यहाँ तक सब कुछ क्लैरिटी है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो यू विल रिमेन इन द कंपोजिशन। अगर ये फुलफिल नहीं करते हो तो अपने आप रेगुलर में भग जाना, ठीक है। उसी साल में, आधे साल में तुम्हें भगा दिया जाएगा, उसी दिन को भगा दिया जाएगा। एक्चुअली जिस दिन तुम्हारा खत्म हुआ, चेंज किया तुमने, अगले दिन से तुम रेगुलर रिजीम में। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब ये सारी चीजें हमने देखी कि तुम्हें कंपोजिशन में जाना अलाउड भी है या नहीं। कंपोजिशन के पिछले साल का कंपोजिशन का टर्नओवर कैलकुलेट करना तो ऐसे होगा, पिछले साल का रेगुलर का टर्नओवर कैलकुलेट करना तो ऐसे होगा। ये दोनों टर्नओवर्स तुम्हारे एडिक्वेट होंगे तो तुम इस साल कंपोजिशन में आओगे। अगर तुम इस साल कंपोजिशन में नहीं आए फिर तो बात ही खत्म। इस साल कंपोजिशन में आ गए तो एक और कंडीशन है सर्विस की। सर्विस वाली भी तुमने फॉलो की तो तुम इस साल कंपोजिशन में रहोगे, सर्विस किस हिसाब से? लास्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है। उसके बाद अगर तुम अब कंपोजिशन में आ गए ना, अगर तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया तो तुम कंपोजिशन में आ गए तो फिर टैक्स कैसे पे करना है, राइट? टैक्स कैसे पे करना है? तो उसके अंदर हमने बोला कि अगर तुम टैक्स डिपेंड करता है एज पर सेक्शन 10(1). अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस वाले प्रोवाइडर हो या तो ट्रेडर हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर हो तो क्या चीजें आएंगी? वो जो स्पेसिफाइड है उसके अलावा सारी चीज़ें हैं, वो स्पेसिफाइड वाली नहीं कर सकते। वो तो क्या तो तुम आओगे नहीं अगेन। वो वाले एक्सक्लूजन हो गए कंपोजिशन के, वो अलग से हम पढ़ लेंगे दोबारा। मैन्युफैक्चरर वाले के लिए टैक्स, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट, नॉन टैक्सेबल एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट नहीं आएंगे। अच्छा ये पूछ रहे थे। हाँ ये पूछ रहे मैं, वो last जो हमने के अभी तीन टिक्के हैं। मारे वो जो last के तीन नहीं आएंगे। लास्ट के 3 नहीं तो आएंगे। मतलब ये चीज आएगी, टैक्सेबल आएगा, एग्जेम्प्ट आएगा, आएगा, एक्सपोर्ट और ये ये इंटरस्टेट नहीं आएगा। ये दोनों चीजें आएंगी, ये वाली चीजें आएंगी, राइट। अगर तुम सर्विस वाले हो तब भी ये चीजें आएंगी। सेम है। अगर तुम ट्रेडर हो तो वो नहीं आएगा, सिर्फ टैक्सेबल आएगा, सिर्फ टैक्सेबल आएगा। सिर्फ टैक्सेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स प्लस एग्जेम्प्ट बट नॉन टैक्सेबल वाला अल्कोहल नहीं आएगा। यहाँ पर भी टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट पर वो नॉन टैक्सेबल वाला नहीं आएगा, और यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल आएगी। और ये सारी चीज़ें ओनली इंट्रा वाली, राइट। इस तरीके से टैक्स होता है, इस तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर होता है। कुछ सिमटा कि नहीं सिमटा हुई? हाँ जी, पक्की बात है। इतना सिर्फ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली किस हिसाब से पहले पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर इकट्ठा होगा, उस हिसाब से आप इस साल रिजीम में आओगे। अगर आप इस साल रिजीम में आ गए हो तो आपको सर्विस का ध्यान रखना है। सर्विस आगे निकल गई तब भी नहीं। अगर तुमने अचानक से किसी दिन मन हो गया और दारू बेच दी तब भी नहीं। तुम CTP या RTP हो तब भी नहीं। तो हम कंपोजिशन रिजीम वालों को छोटे छोटे बंदों की बात में बोलते हैं।
अगर तुम्हें अचानक से तुम यहाँ पर चंडीगढ़ रहते हो और तुम्हें कहीं दिल्ली से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, तो उसको मना थोड़ी कर दोगे कि नहीं नहीं मैं तो कंपोजिशन में हूँ, मैं तो भेज नहीं सकता, मैं तो नहीं दूंगा भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। ऑर्डर तो लोगे, बिजनेस तो करोगे, इवेंचुअली इफेक्ट इज यू विल नॉट रिमेन इन द कंपोजिशन रिजीम। ठीक है, कोई बंदा पिछले साल अगर अल्कोहल का बिजनेस कर रहा है, अगर कर रहा है, ठीक है, तो वो अल्कोहल का धंधा बंद थोड़ी कर देगा खाली कंपोजिशन रिजीम लेने के लिए। तो इसलिए ही हम दोनों तरीके से बात करते हैं कि भाई अल्कोहल वाला बंदा वैसे देखा जाए तो कंपोजिशन में आएगा ही नहीं, राइट, पर इस पर थियोरेटिकली हम ये कहते हैं, अंडरस्टैंड, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों चीजें अलग हैं। थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि आप कंपोजिशन में हो तो अल्कोहल का काम नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आपका अल्कोहल का काम है तो आप कंपोजिशन में आ ही नहीं सकते हो। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, योर वर्क और योर रिसर्च स्कीम, राइट, उस तरीके से देखा जाता है। अब बताओ कोई डाउट कहीं पर भी? मेरे ख्याल से कंपोजिशन कौन ही लेता है, कोई नहीं लेता, फालतू की पढ़ाई। स्टार्टिंग में तो लेती होंगी, सबको पता है जीएसटी कैसे पेड करनी है। नहीं पर जहाँ 1% मिल रहा है देने में वहाँ पे देंगे। नहीं, Fourth जीएसटी में illustration? 1% देने की जरूरत नहीं है। चलो फोर्थ इलस्ट्रेशन जल्दी देखो क्या लिखा हुआ काम का है। फोर्थ इलस्ट्रेशन एक्सेल कंपनी नहीं काम कर रहे हैं। सेल्स इलेक्ट्रिक नहीं भाई पढ़ के बोला मैंने, पढ़ के। सेल्स इलेक्ट्रिकल केबल कंपनी also dedicated warehouse stitches notice of unless X and company is eligible है टोटल इसका टर्नओवर टोटल कितना है इसका? रिपेयरिंग यूनिट इज लास्ट ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 60 लाख, 59 प्लस 1 60 लाख। तो क्या ये इस साल एलिजिबल है? इस साल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। इस साल अगर वो एलिजिबल है तो वो किस हद तक एलिजिबल तो है, वो तो ठंडा खत्म ही हो गया ना, प्रॉब्लम नहीं है कोई। खाली हमें ये देखना है कि अब वो किस प्लस वाली है, जो प्लस वाला किस हद तक 5 6 लाख की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो वो 5 लाख हाँ मिस है, कितना ध्यान से पढ़ रहे क्वेश्चन। क्या हुआ? कर सकती है बोलो ना। क्या एमबी से हाफ डाउन है। ठीक है, तो इस साल कितना सर्विस प्रोवाइड हो सकता है? सिर्फ 6 लाख। बढ़िया, खत्म। कोई बात थी इसके अंदर? फालतू का था, इससे खतरनाक काम तो करा दिए थे। ये सर्विस प्रोवाइड हो गया, हाँ रिपेयर मैंने सर्विस ये लिखा हुआ है ना, अंडरटेक रिपेयर ऑफ स्टिचेस एंड रिपेयर वगैरह करना, रिपेयर सर्विस चलो जल्दी जल्दी फिफ्थ इलस्ट्रेशन स्पीड में करना खत्म करो यार जल्दी। ये करनी है सारी। जल्दी करो ऊपर से। फिफ्थ इलस्ट्रेशन में को अभी जवाब चाहिए, कुछ खास नहीं है उसके अंदर। 22 लाख है मैम, अगले साल में अगले साल है एलिजिबल, सर्विस कितनी दे सकता है? 22 मतलब 2.5 लाख which is very higher. Sixth होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं बताइए ये तो शायद नहीं रहेगा, इसमें नहीं होगा विस्की भी। ये जो साथ में साउंड इफेक्ट आए हैं। वो इसकी तो बियर से चलती है। बियर चलता तो विस्की के नहीं चलता भाई। विस्की में 40 प्लस है Seven. अल्कोहल 7 परसेंटेज था। Come on brother 7. Mr. C was interested in this applies goods allocated in body क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा आएगा? इंटरेस्टेड हो कौन गया बेचारी की स्पेलिंग पुडुचेरी नहीं होती? है ना पुडुचेरी क्या कर रहा है। अलग ही टेंजेंट पर रहे, इंटर है कि इंट्रा है कि कंपोजिशन है कि नहीं, सिर्फ ये बता। हाँ जी।
पीटर ये भी नहीं आएगा शायद ECU है ECU वाले नहीं आते ना नहीं आते। कोड ग्रेड कौन सा होता है? total taxable supply of 88 lakhs company is eligible for yes ma'am eligible है company wants to pay नहीं है एलिजिबल ये एलिजिबल नहीं है मैम ये रेस्टोरेंट नहीं है तो रेस्टोरेंट फॉरेन एलिजिबल है सेकंड का फॉरेन फॉरेन का तो नहीं भाई नाम पढ़ के बताओ इंग्लैंड तो बोल रही हूँ काम की चीज पे फोकस कर यार। अरे ऑनलाइन ही बेच रहा है पीटर इंग्लैंड पढ़ रहा है तू अब नहीं तक? ऑनलाइन हाँ वो ECO के थ्रू बेच रहा अच्छा है। पीटर इंग्लैंड पे पढ़ रहा है तो भी ठीक है क्या मैं वही सोच रहा था नाइन्थ वाले में फॉरेन कहाँ से दिख रहा है पर मैं क्वेश्चन छोड़ के फॉरेन ढूंढने में लगा हुआ सेम बंटी के साथ हुआ? ये तो एलिजिबल हो गया ना। कितनी छोटी है तेरे लिए मैं तेरे लिए पूरी डेस्क को गोदी में रख के बैठा बेचारा। उसके और ये तो फिर भी बढ़ जाता है ये देख। हाँ जी अगला ECO वाला हुआ। मैम पर ये जो नाइन्थ वाला है ना हम्म। इसमें B वाला उसका एडवाइस है वो गलत है शायद हाँ एडवाइस कर देगा वो। क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है ना सर्विस थोड़ी दे रहा है सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स है ना तो उसका एडवाइस गलत है ना यस द एडवाइस ऑफ DC चलो यहाँ पर हो गया। अच्छा 8th वाला हो गया सबका। 8th वाला हो गया सबका। हर्षित 8th वाला हो गया। क्या हुआ 8th वाले में? याद है ई कॉमर्स से बेच रहा है तो नहीं है तो नहीं है ठीक है। अगला 9th वाले में देखो ये हॉटबेड्स प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम इन द मंथ ऑफ October 17 टोटल टैक्सेबल सप्लाईज 88 लाख BSE। कंपनी एलिजिबल है? एलिजिबल तो है ना, एलिजिबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको, ये सीक्रेट आउट। पर अब बी वाले पॉइंट में बोला कि कंपनी ना 1% टैक्स एज पर एज अ ट्रेडर बेचना चाहती है राइट। तो अब लेकिन वो बंदा जो अपना कौन बंदा है हाँ ये चलो कमिश्नर कहता है कि नहीं नहीं भाई तुम तो बेकरी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तुम तो रेस्टोरेंट हो तो तुम 5% पर टैक्स दो। पर यहाँ पर इस चीज़ को लिख दो बेकरीज आर यूजुअली कंसिडर्ड एज अ ट्रेडर बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सर्विस इज एब्सेंट। ठीक है यहाँ पर कोई भी सर्विस का एलिमेंट नहीं होता है इसलिए उसको रेस्टोरेंट नहीं माना जाता। Bakeries are considered a trader because the element of service is absent and thus tax at the rate of कितना %? पर डेप्यूटी कमिश्नर ने बोल दिया था हमको। अरे क्या होता Deputy commissioner- क्या पता उस रेस्टोरेंट ही चला रहा हो तब बेकरी बोला वाले 4 पीस नहीं रख लेते हाँ नहीं वहाँ पर तुम्हें सिर्फ हमें प्लेट लिखा में नहीं सर्व होता, करके हमें नहीं देते ना, तुम जाके बोलते हो ऐसे शीशे पे हाथ लगा के कि मुझे ये वाली ब्रेड चाहिए फिर वो पकड़ा देता है और तुम बैठ के खा लेते हो। हाँ ऐसा ही होता है ना, शीशे में दिख रही होती है फिर ऐसा होता है ये वाली चाहिए ऐसा ही होता है। तो वो सर्विस नहीं हुई क्या? नहीं सर्विस भी होगी तब भी 1% होगा उसमें। गरम तो करके दिया हाँ गर्म करके भी देते हैं पैकेज वगैरह। ये नहीं देता होगा। ऐसे ये रस तुम- बेच रहा है ऐसे रस पीछे ब्रेड से बेच रहा पीछे है। से दूध खरीद रहा है, दूध को ठंडा करके दे रहा था तो उसको भी क्या बोले ठंडा ठंडा करके मार के दे रहा है। भाई दूध फ्रिज में ठंडा करके तो दे रहा है, तुम्हें गर्म दूध दे रहा है, दही की लस्सी भी ठंडी हो गई अच्छा है। मेरे को लगा ठंडा मतलब गरम गरम मतलब फूक फूक मार के दे रहे हैं ठंडा करके दे रहे हैं। चलो अगला। अच्छा इसलिए नहीं पढ़ाया था हमने। हाँ क्योंकि आगे आना है शुक्र। चलो 10(2)A में क्या हो रहा है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडेड अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग। ठीक है कोई सर्विस जो प्रोवाइड कोई सर्विसेज अगर प्रोवाइड हो रही है जो अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग है वो 10(2)A के अंदर आती है। 10(2)A में ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर है, लिमिट्स थोड़ी सी चेंज हो रही हैं बस। ठीक है सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग 10(2)A में आएंगी। ठीक है
कोई भी सर्विस अगर रेस्टोरेंट केटरिंग है तो वो मैंडेटरीली 10(1) में रहेगी। कोई भी सर्विस अगर रेस्टोरेंट या केटरिंग के अलावा है, जिम है या कोई और तुम्हारा एक्स्ट्रा इधर उधर की सर्विसेज हो गई, तो वो सब 10(2)(a) के अंदर आएंगी। आएंगी, हाँ। जरूरी नहीं है, आ सकती हैं, आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि 10(1) में जब मैन्युफैक्चरर था तो मैन्युफैक्चरर के साथ कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही थी तो वो 10(1) में आ गई थी, राइट। सिमिलरली कोई ट्रेडर के साथ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, वो भी 10(1) में आ गई। इसलिए अगर गुड्स के साथ सर्विस प्रोवाइड होती है ना, तो हम चेक करते हैं कि 10(1) में जाना चाहिए या 10(2)(a) में जाना चाहिए। तुम्हें उस डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बताओ या गाइड करो या कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं, पर तुम्हारा अपने आप दिमाग लगेगा। अगर बंदे का सर्विस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो 10(2)(a) में आएगा। क्यों? क्योंकि 10(2)(a) में सर्विस की कोई लिमिट नहीं है, ना ही गुड्स की कोई लिमिट है, तुम कर सकते हो। 10 मतलब सर्विस की लिमिट नहीं है, वो 10% वाली वो लिमिट नहीं है, ठीक है। सर्विस की खुद की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ लेकिन आपका वो जो ये वाली लिमिट होती है ना, जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई यू कैन, वहाँ पर 1.5 करोड़ है, यहाँ पर आई थिंक सिर्फ 50 लाख है। अगर आपको 10(2)(a) के अंदर कॉम्पोजिशन रिजीम में आना है तो योर टोटल टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हैज टू बी 50 लाख ओनली। अगर 50 लाख के ऊपर चला गया और तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, ठीक है, तो तुम 10(1) में ही आ सकते हो, 10(2)(a) के अंदर तो आ ही नहीं सकते हो, गेट वाइंग बंद हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? फिर ये जाएंगे कहाँ अदर सर्विस वाले? दूसरे ऑप्ट आउट। अच्छा रेगुलर में तो जाएंगे। रेगुलर में चले जाएंगे, ठीक है। आया समझ? यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्टोरेंट केटरिंग वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ओपन है 1.5 करोड़ तक। कोई बंदा कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 10(1) वाला गेट ओपन है, पर एक सर्विस की लिमिट है। और अगर कोई बंदा सिर्फ दूसरी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका सर्विस का एलिमेंट ज़्यादा है तो वो 10(2)(a) में आ सकता है, पर आ तभी सकता है अगर पिछले साल उसका 50 लाख तक ऊपर हो। तो जो तुम्हारा चार्ट शूट बना हुआ है ना, वहाँ पर लिख लो लिमिट ऑफ 50 lakhs फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल मतलब ऑल, वहाँ पर Limit of 50 लाख ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, LFY, ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, ठीक है। ये सबके लिए है। फॉर ऑल मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि वहाँ पर वो अलग स्टेट्स के लिए 75 था ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे भारत का 50 लाख है, ठीक है। और इधर रेट है GST पेड एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। लिमिट ऑफ 50 लाख। यहाँ तक क्लैरिटी आई अब? 50 लाख ऑफ लास्ट ईयर। 50 लाख ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। तो 50 लाख ही लिमिट उसकी। हाँ, जैसे वहाँ 1.5 करोड़ थे ना, यहाँ पर 50 है। वहाँ पर 1% और 5% है, यहाँ पर वो एक ही 6% है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर सर्विस की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर सर्विस की लिमिट थी, पर यहाँ पर आने के लिए पिछले साल का टर्नओवर बहुत कम है। कोई तकलीफ? आपने बोला अदर देन रेस्टोरेंट और सर्विस, रेस्टोरेंट और केटरिंग वही। अगर वो सर्विस दे रहा है उसके साथ गुड्स भी बेच रहा है, हाँ, तो वही वो मैंने कहा कि फिर वो बंदे को ऑप्शन 10(2)(a) में भी आ सकता है। 10(1) में बोला ना आपने 10(1) में, पर वो 10(1) में किस में आएगा? 1 2 3 में किस में? वो उसके साथ वो क्या कर रहा है उससे डिपेंड करता है कि वो जो सर्विस दे रहा है, साथ नहीं, वो अलग ही काम कर रहा है अदर सिर्फ देन service- रेस्टोरेंट एंड केटरिंग। हाँ जी, सिर्फ सर्विस कर रहा है तो सिर्फ यहीं पर ही आएगा। अगर कोई बंदा गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ही फिर वो वहाँ पर जा सकता है, ऊपर या नीचे, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है, रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, तो फिर वो 10(2)(a) में आ ही नहीं सकता। वो सिर्फ 10(1) के ही वो B वाले ही क्लास में आएगा और कहीं नहीं जा सकता। उसकी एक ही चीज़ है। पॉइंट समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या है? सर्विस जिम हो गया, जिम के साथ तुम प्रोटीन पाउडर बेच रहे हो, सर्विस भी हो गई, गुड्स भी हो गए, ऐसा भी हो सकता है। या सिर्फ जिम की सर्विसेज है, सिर्फ ब्यूटी है, ब्यूटी सैलून्स हैं, कि वो लोग 10(2)(a) में आ सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें आएंगे, आ हाँ, सकते हैं। आ ही सकते हैं ना, साथ में प्रोडक्ट भी बेचते हैं, ठीक। अब तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई दे लो। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 lakhs रुपीज मेड और ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन द फाइनेंशियल ईयर बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी कि आपका पिछले साल का जो भी टर्नओवर है 1 तारीख के बाद वाला, उन्होंने उस तारीख से बोला हुआ है कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो ना हर बार कि भाई तो फिर टर्नओवर कब का पिछले का, तो इसलिए 1 तारीख के बाद वाला जो भी टर्नओवर है तुम्हारा पिछले साल का, अगर वो 50 लाख तक है तो इस साल तुम 10(2)(a) के अंदर आ सकते हो और 6% का रेट होगा टैक्स देने के लिए, ठीक है।
जो बाजू वाला डब्बा है ना, रेट वाला डब्बा, उसका सेकंड पैराग्राफ कट कर दो, कट कर दो, या तो लिख लो बाजू में कि आरसीएम, ये आरसीएम के बारे में बता रहा है कि अगर आरसीएम हो तो रेगुलर रिजीम होगी, मत कर। नो आरसीएम अलाउड कर। हाँ, इफ पर्सन रिसीव्ड इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम तो पे रेगुलर आरसीएम टैक्स तो रेगुलर पे होगा। पॉइंट समझ में आया? इफ अ पर्सन रिसीव्स इनवर्ड सप्लाई, अच्छा अगर वो परचेज भी करे तब भी आरसीएम तो परचेज पे ही आता है ना बच्चे, अंडर आरसीएम, so you will have to pay regular RCM tax. अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूडेड नहीं है आरसीएम वाला, तो इसको इंक्लूड ना ही करके आरसीएम वाला अलग पे करके और वो लिमिट बना देंगे उसकी 50, ऐसा कैसे होगा? चलो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो एक बार और कंफ्यूज हो जाओ फिर हम सुलझाएंगे। कंफ्यूज हो जाए जितना मर्जी। क्या हमने बोल रहे हैं हो गए। इसमें ये है कि जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक हम 1 अप्रैल से उसकी वो टोटल सर्विसेज के ट्रांजेक्शन देते हैं, पर जब वो टैक्स काउंट करते हैं तब हम फ्रॉम 1 अप्रैल से नहीं देखते, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखते हैं कि उसकी कितनी टर्न है। समझ आया? पर्सन सप्लाईज क्या समझ आया? जो उसने बोला वही है। हाँ, फिर क्या बोला? जब वो रजिस्टर नहीं हुआ होता है हाँ, तो उसकी अप्रैल से देखते हैं, जब हो गया होता है तब से देखते हैं जब रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या देख रहे हैं इसका? वही होता है इसलिए। अंडरस्टैंड? यहाँ पर हो क्या रहा है? आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, जिसमें हमने ये बात करी कि बंदा ना इस वक्त कितना टैक्स पे कर रहा है, 20 लाख तक का उसका टर्नओवर हो चुका है, अप्रैल से उसने शुरू किया है, जून तक उसका 20 लाख का टर्नओवर हो चुका है। ठीक है, ये मैंने अप्रैल से जून क्यों किया? क्योंकि अप्रैल में जून क्वार्टरली देखते हैं ना, इसलिए मैंने क्वार्टर वाइज, क्योंकि आप एक दिन का ध्यान नहीं रखोगे, आप क्वार्टरली ध्यान रखोगे कि अब क्या इस क्वार्टर में 50 लाख से नीचे है कि नहीं, कि है कि नहीं है, कि क्या है, यहाँ तक ठीक है। अगला, अब अगला क्वार्टर शुरू हुआ जून। क्वार्टरली देखते हैं मैम 50 लाख? नहीं 50 लाख क्वार्टर नहीं देखते, 50 तो साल का देखते हैं, पर आपका जैसे दिन ब दिन का टर्नओवर आप चेक नहीं करोगे ना, इसलिए हम क्वार्टरली टर्नओवर चेक कर रहे हैं बंदे का कि एक क्वार्टर में कितना हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अगले क्वार्टर में उसने और पैसे कमाए, जब और पैसा कमाया तो मान सकते हैं हम यहाँ पर, मैं तो ज़्यादा कमा लिया ना, 12 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 क्वार्टर्स और आगे चला गया और उसने यहाँ पर 30 लाख कमा लिया, कमा लिया टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर उसका 30 लाख है। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब अगर इंसान को जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना है, ठीक है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना है तो 1 तारीख से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम जब देखेंगे करते 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 यहाँ तक उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख हो गया। ठीक है, 50 लाख हो गया और उस हिसाब से
वो इस रिजीम के अंदर फॉल हो सकता है, करेक्ट? कौन से वाले में? वो Composition? 10-A वाले में, अच्छा। 10-A वाले में फॉल हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और जो देखनी है, आपको ये देखना है कि वो पहली बात तो रजिस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है जीएसटी के अंदर, एंड देन ओनली वी कैन ऑप्ट फॉर द ये कॉम्पोजिशन और नॉट ना, राइट? तो आपका यहाँ पर आफ्टर ही हैज अचीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ टर्नओवर ही कैन ऑप्ट टू पे अंडर द कॉम्पोजिशन रिजीम, करेक्ट? तो आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका जब आपको टर्नओवर के लिए देखना है कि आपको क्या टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख तक, तो आप पूरा टर्नओवर देखोगे 1 तारीख से लेकर एंड तक का, ठीक है? 1 तारीख से शुरू करोगे। पर आप जब टैक्स पे करोगे, जब आप टैक्स पे करोगे तो हमारे पास जो आप बोलते हैं कि जो 20 लाख है, ये 20 लाख पिछले टर्नओवर में तो आप एक्चुअली पे करने के लिए लायबल ही नहीं थे, क्योंकि आप रजिस्टर होने के लिए लायबल नहीं थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर एक पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहता है तो उसको बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है? वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो है या तो 20 लाख या तो 10 लाख या तो 40 लाख, ठीक है? अब मान लो इस बंदे का थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, ठीक है? यहाँ तक क्लैरिटी है। जब मैं उससे जीएसटी पे करवाना चाह रही हूँ तो हम ये देखेंगे ना कि उसका जैसे ही 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ तो वो टैक्स पे कर देगा। पर ये चीज़ तुम्हें पता है, इन्होंने लिखी इतनी घुमा के कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हम इनकम टैक्स में हम जब देखते थे कि तुम्हारी बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख है। जब तुम टैक्स पे करते हो तो किस पर करते हो? मान ली तेरी इनकम आ गई 3 लाख, तो टैक्स पे किस पे करोगे? 50,000 पर। सेम लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि आपका 20 लाख तक लिमिट है, 20 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। पर अगर आपने बढ़ गया तो किस पर पे करना है? 20 से ऊपर वाली पर जो देखना है वो तो पूरा ही देखना है ना। जब आपका 3 लाख हुआ तो 3 लाख तो 1 से शुरू हुआ था ना, तो हमने यहाँ पर भी यही बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1 तारीख से शुरू होगा, पर टैक्स विल बी पेड ओनली फ्रॉम व्हेन इट इज एक्सीडेड। पॉइंट समझ में आया? बस इतना ही बता रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा बता ही नहीं रहा है, बस कंफ्यूज कर रहा है जानबूझ के। आया? ये लिखिए कैसे सरल भाषा में। Tax will be calculated on slab basis of 20, 10 और 40। नहीं, और थ्रेशोल्ड तक एग्जैक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ मतलब इसके ऊपर जैसे लिमिट गई उसको टैक्सेबल मैं बना देती हूँ यहाँ पे ऐसे ही, मुझे समझ में आता है। on the excess amount of threshold limit। ये इस वक्त एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, थ्रेशोल्ड लिमिट ठीक पार कर है? गया जैसे कि वो रजिस्टर होता है, वो यहाँ के बाद रजिस्टर हो जाएगा, इधर उसको रजिस्टर्ड हो सकता है ना, ठीक है? ये रजिस्टर्ड बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है? जब आप इस तरीके से देखोगे ऑन द हियर ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्यों? क्योंकि इसका 50 लाख से कम है पर 20 से चला गया ऊपर। पॉइंट समझ में आया? जब आपको जीएसटी में रजिस्टर होना होता है तभी आपको ऑप्शन दिया जाता है ना कि आपको किस में रजिस्टर होना है, रेगुलर में कि कॉम्पोजिशन में। अभी ये बंदा नया रजिस्टर हो रहा है, पैसे कमाना शुरू किया, पहले क्वार्टर में इसने 20 लाख कमा भी लिए, ठीक है? तो वो पहले ही क्वार्टर में चूज कर लेगा कि भाई मैं अब से टैक्स पे करना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ रजिस्टर हूँ, रेगुलर में या कॉम्पोजिशन में? तो बंदे ने यहाँ पर चूज कर लिया कि मैं कॉम्पोजिशन में टैक्स पे पर करूँगा। चूज करने के लिए तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखनी होती पिछले साल की, वही तो 20 लाख। वो पिछले क्वार्टर की है। तो पिछले साल का देखेगी नहीं। है ही ना? तो फिर कॉम्पोजिशन में आने को दे रहे हैं उसको। कंपोजिशन में आने के लिए आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर दादा पिछले साल का टर्नओवर हमने बोल रखा है कि 1.5 करोड़ या 50 लाख से कम होना चाहिए, जो भी सेक्शन है, तो मान ले जीरो में तो 1.5 करोड़ या 50 लाख से कम ही है ना। तो अगर तुम पहली बार रजिस्टर हो रहे हो ना, तब पिछले साल का तुम्हारे पास कुछ है नहीं, आप सीधा आ जाओ ऐसा। तो व्हेन अ पर्सन, अगर व्हेन यहाँ पर तभी मैं ऐसे लिख रही थी कि अगर आप जीएसटी में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होते हो जब, तो कब होते हो? उसके थ्रेशोल्ड्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, जो या तो तुम्हारी 10 लाख है या 20 लाख है या 40 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स और सर्विसेज यू मेक, ठीक है? जैसे वहाँ पर टैक्स में नहीं थी ऑडिट करवाने की 1 करोड़ या 10 करोड़, सिमिलरली यहाँ पर भी वो लिमिट्स हैं। अगर तुम इससे एक्सीड होते हो
ठीक है, तो तुम रजिस्टर हो जाओगे जीएसटी के अंदर। बढ़िया। जब तुम रजिस्टर हो रहे हो तो तुम चूज करोगे कि मेरे को रेगुलर में टैक्स पे करना है या कंपोजिशन में पे करना है। करेक्ट। अब हमने यहाँ पर यही बोला कि बंदे का 20 लाख से ऊपर चला गया, 20 लाख से एक्सीड हो गया, अब वो रजिस्टर होना चाहता है, उसने चूज किया मैं कंपोजिशन में होऊंगा, बस यही हो रहा है। 1/4 से उसने काम करना शुरू किया, 20 लाख से ऊपर बढ़ गया, अब वो रजिस्टर होना चाह रहा है, तो उसने रजिस्टर्ड के लिए ऑप्ट किया कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होता हूँ। यहाँ तक ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा इसका बंदे का एक टर्नओवर देखोगे कि इसका टोटल टर्नओवर कितना है, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, राइट। क्यों उस तरीके से भी मैं, चलो ऐसा भी मत करो, ऐसा भी मत करो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। ये इतना टर्नओवर है, 20 लाख का टर्नओवर है, टू बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। थ्रेशोल्ड एक्सीड। हाँ चल, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद तुम यहाँ पर रजिस्टर हो गए, ठीक है, बढ़िया। जब तुम कंपोजिशन स्कीम का एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे, अब तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर तुमने कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर दिया, ठीक है। तो जब तुमने ऑप्ट किया, तुम शुरू में ऑप्ट करते हो और पेमेंट तो अगले क्वार्टर में पे करोगे ना, तो अगले क्वार्टर में तेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वे तो कंपोजिशन स्कीम में है या नहीं है, करेक्ट। तो कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर पूरा देखा जाता है, पूरा मतलब पूरा ये होगा, यानी कि पूरे साल 20 का प्लस 30, पूरा साल अभी खत्म नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने इतना रखा हुआ है, 20 प्लस 30। तो तेरा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ये देखा जाएगा कि भाई क्या 50 लाख के अंदर हो तुम, 1 तारीख से शुरू हुए 20 लाख पर तो तुम्हें टैक्स नहीं पे करना था, ठीक है, पर तुम्हारा टर्नओवर तो आ रहा है ना, तो क्या तुम पूरे साल में 50 लाख तक हो, तो हमने यहाँ तक चेक किया। अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 50 लाख है तो तुम कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। अब आएगी टैक्स पे करने की बारी, राइट। सो नाउ इफ यस तो पे टैक्स 130 लाख। हाँ, पर टैक्स किस पर? 30 लाख। हाँ, ऑन द अमाउंट आफ्टर एक्सीडिंग द रजिस्ट्रेशन का लिमिट, क्योंकि यहाँ पर तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए भी लाइबल नहीं थे ना, इसके बाद हुए तो तुम्हारी ये तो क्या 1 लाख कमा लिया तो क्या मैं 50 लाख पर टैक्स पे करूंगा? नहीं, 20 लाख तक तो सबको माफ है, तो सबको ही माफ है। सो यस, इफ यस यू विल पे टैक्स ऑन द एक्सीडेड अमाउंट, एक्सीड ऑन द अमाउंट exceeding 20 lakh which is 30 lakhs। पॉइंट समझ में आया? चैप्टर ऐसा है। आसान है ये हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया ना फिर बहुत आसान है, फिर एक बार समझ, क्योंकि वो इतना वो पीजीबी भी प्रोफेसर नहीं है, याद कुछ नहीं करना, टर्नओवर ही तो याद करना, और ये तो आसान चीज़ नहीं है। तुम किस पर टैक्स पे करोगे? 20 लाख तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं थे, तो जब से तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो तुम तब से ही टैक्स पे करना शुरू करोगे। पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? यहाँ पर लिखना है, कुछ बचता है लिख लो, लिख लिया सबने। जैसे आई हैव समराइज्ड इट एज, एक बार मैं एडिट करो चाहिए तो लिखना है, टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द कंपोजिशन स्कीम, टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड द एंटायर अमाउंट, टू बी एलिजिबल टू पे टैक्स, बट टू पे टैक्स कंसिडर द टर्नओवर आफ्टर इट क्रॉसेस द एलिजिबल थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तुम्हारे को कहीं पर कोई डाउट है? पक्की बात है? श्योर हो? आगे जब बढ़ जाए नेक्स्ट पेज, हमारा नेक्स्ट और टाइम लगाएगा।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है ये चीज़ मत ऐड करना, इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड मत करना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, वहाँ पर भी सेम था। कमेंट काट दो, एक कमेंट का डब्बा है जो छोटा सा, ठीक है। अगला कंडीशन फॉर स्कीम, ये सेम चीज़ लिखी हुई है, देखो, हु इज नॉट एलिजिबल, हु इज नॉट एंगेज इन बिगिनिंग सप्लाई विच इज नॉट एलिजिबल टू टैक्स, मतलब अल्कोहल फर्स्ट पॉइंट, बी वाला इंटरेस्ट रेट वाला, सी वाला CTP NRTP, डी वाला ECO और ई वाला ये वाला नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेम पॉइंट्स हैं प्लीज, ठीक है मैम। ठीक है। अगला तुम्हारा ये प्रोवाइजो सब कुछ सेम है, सेम पैन होगा पूरे देश के लिए, और एक जगह पर हो तो सब जगह पर हो। अगला कॉमन कंडीशंस फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2)(a) क्या है, कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, कलेक्ट द टैक्स एज वेल एज नो ITC इज अवेलेबल। ये तो अपने को पता है ना, जो बंदा कंपोजिशन रिजीम में होता है वो सामने वाले से टैक्स नहीं पे करता, जो टैक्स पे किया जाएगा अपनी जेब से किया जाएगा, ITC भी क्लेम नहीं किया जा सकता। तो बस वही लिखा हुआ है, शैल नॉट एनी कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम, नॉर शैल बी एलिजिबल टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। नेक्स्ट रिकवरी एंड पेनल्टी, ये सेम हमने पढ़ा प्रॉपर ऑफिसर वाला। आप रेगुलर स्कीम में हो पर कंपोजिशन में टैक्स पे कर रहे हो तो प्रॉपर ऑफिसर आएगा, रेगुलर वाला टैक्स पे करवाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी। अब ये थ्योरी है, थोड़ा ध्यान से बस इधर। अब फर्स्ट जो तुम्हारा डब्बा है ना प्री GST रिजीम वाला फर्स्ट डब्बा, हाँ, जो प्री GST रिजीम वाला डब्बा है ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। नॉट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये उसके लिए बोला गया, ये 2017 में ये काम का था, अब नहीं है। जो बंदा नया नया GST में आ रहा है, यानी बंदा नया नया नहीं, GST नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर जो भी बंदे दूसरे टैक्स रिजीम्स में या दूसरे टैक्सेस में रजिस्टर्ड थे, दे आर नाउ कमिंग अंडर GST। अगर उनका एलिजिबल टर्नओवर कुछ कम होता है तो लोग जब न्यू GST में आते हैं तभी से वो लोग बोलते हैं कि चलो अभी नया नया यार हम कंपोजिशन में ही आ जाते हैं। तो कुछ लोग वैसे भी थे, तो उन्हें उस हिसाब से अपने फॉर्म फाइल किए थे CMP 01, ठीक है, एंड दे केम टू द GST वाला टाइम, यहाँ तक, ठीक है। अगला अभी एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, ये जो हम पढ़ के आए अब तक कि एक बंदा जो नॉर्मल रिजीम में है और कंपोजिशन में आना चाहता है, दूसरा डब्बा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बस प्लीज एक बार रीड कर लो। शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP 02, CMP 02 काम के फॉर्म है। यहाँ पर GST में भी थ्योरी आती है, फॉर्म याद करने पड़ेंगे। GST CMP 02 फाइल किया जाएगा इफ आप रेगुलर में हो और आपको कंपोजिशन में आना है तो, ठीक है। ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish a statement in form GST ITC 03 in accordance with the provisions within 60 days from the commencement of the relevant financial year। ये ITC 03 का क्या सिस्टम है वो मैं बता देती हूँ, समझा दूंगी यहाँ पर। बाकी इतना समझ में आ गया कि आपको अगर रेगुलर से कंपोजिशन में शिफ्ट होना है तो आपको दो चीज़ें फाइल करनी पड़ेंगी, CMP 02 और ITC 03 है ना, ITC 03 60 दिन में फाइल करना है। अब अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अगर तुम रेगुलर में थे, प्लीज ध्यान से सुनो, अगर तुम रेगुलर में थे तो तुम सामान खरीदते थे और ITC लेते थे, फिर कभी ना कभी उसको बेच देते थे। ITC लेने के लिए सामान का बेचना जरूरी है? नहीं जरूरी है ना, सामान सिर्फ खरीदना जरूरी है। तुमने अब तक उसको कहाँ यूज किया, नहीं किया, क्या किया, क्या नहीं जरूरी है, क्योंकि हमने वो सप्लाई में भी पढ़ा था, परमानेंट वाला, परमानेंट डिस्पोजल, ITC क्लेम, याद आ रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि GST के अंदर ITC लेने के लिए सामान को कंज्यूम करना जरूरी नहीं, खरीदना जरूरी है। मान लो तुमने सामान खरीद लिया, फिनिश्ड गुड्स हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, या कुछ पड़ा हुआ रॉ मटेरियल है, तुमने अब तक उसको बेचा नहीं, सामान आ गया, पड़ा हुआ है, बेचने से पहले कॉम्पोजिशन रिजीम में आ गए। अब तो ITC मिलेगा नहीं, कॉम्पोजिशन में तो ITC मिलता नहीं है ना, पर तुमने जो सामान अब बेचने वाले हो, जिस पर कम टैक्स पे करोगे, उस पर ITC भी क्लेम कर चुके हो, फिर क्या करेंगे, फिर आपको वो ITC गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये ITC 03 है, उसमें यही हो रहा है। तुम गवर्नमेंट को बताओगे कि मैंने इतना सामान खरीदा हुआ है, 1 अप्रैल से मैं कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो ना, तो 1 अप्रैल को मेरा ओपनिंग स्टॉक इतना पड़ा है, ठीक है। तुम गवर्नमेंट को बताओगे लेजिटली, एकदम ईमानदारी से बताओगे। बताने के बाद ITC जितना भी तुमने क्लेम कर रखा है वो पे या रिवर्स करोगे। रिवर्स कैसे होता है वो ITC के चैप्टर में देखेंगे, तो वो पे या रिवर्स करोगे और 60 डेज के अंदर अंदर ही सारा काम हो जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? CMP 02
कहता है कि अगर आपको फॉर्म भरना है, इफ यू वांट टू क्लेम अंडर जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन रिजीम, साथ ही साथ यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी व्हिच हैज बीन क्लेम्ड बाय यू बट द गुड्स विल नाउ बी सोल्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पक्की बात है, समझ में आ रहा है? सामान खरीद लिया पर बेचते टाइम पे कॉम्पोजिशन हो, तो सरकार हमें उसका रिफंड देगी? रिफंड थोड़ी देगी, हमें देना पड़ेगा सरकार को आईटीसी। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। उल्टा नहीं बोल कर दिया। सकते, हाँ। आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते ना, 60 and it is 60 लिखा हुआ है ना डब्बे में, एक third सेकंड, last Third line. line. यहाँ यहाँ तक ठीक है। सेक्शन 10 ये है कि रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहा है। सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन का है। अच्छा, ठीक और है। इसमें है कि रेगुलर से कॉम्पोजिशन। हाँ, इस वाले कॉम्पोजिशन। इस वाले डब्बे में, हाँ ठीक है। उसके बाद अगला, एनी पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये बंदा नया, हाँ नया ही जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इन पार्ट बी ऑफ आर्ट्स फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 RTG 01 which shall be considered as an intimation to pay tax under this section। तो यहाँ पर आईटीसी नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पहले धंधा ही नहीं किया, नया ही आ रहा है और नया ही उसको जीएसटी के अंदर आना है, तो कभी उसने आईटीसी लिया ही नहीं। जो बंदे ने आईटीसी, क्या क्लेम होता है? आप जब गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे कर देते हो, माइनस करते हो, जो क्लेम आप माइनस करते हो, किसी और की जेब से जो लिया है वो आपने गवर्नमेंट को पे किया, आपने जो किसी और की जेब में डाला है वो आपने क्लेम कर लिया, claim कर लिया। ठीक है। तो हम अपना सारा बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, पर कॉम्पोजिशन वालों को तो शिफ्ट करना अलाउड ही नहीं था, अपना बोझ अपने ही मत थे, राइट। और आपको भले कम टैक्स है पर भरना खुद है, तो इवेंचुअली कॉम्पोजिशन का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। पॉइंट समझ में? सिर्फ एक कंप्लायंस का फायदा है, वो भी बंदे कर ही लेते हैं। इसलिए ही हम यहाँ पर इस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी बंदा रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाएगा वो आईटीसी रिवर्स करेगा, पे बैक करेगा गवर्नमेंट को कि जो तुमने हमने तुम्हारा छीना है वो हम तुम्हें वापस दे रहे हैं, क्योंकि जो नया सामान बिकने वाला है उसके लिए टैक्स कम है। पक्की बात समझ में आ रही है? प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने तेरे जेब से ज्यादा पैसे निकलवाए पर गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपए भरे, ऐसी बात हो रही है। मैंने जब सामान तुमसे खरीदा था तो मैंने जो भी तुमको पैसा दिया था वो इंक्लूसिव ऑफ था, ज्यादा सारा पैसा था, और गवर्नमेंट को उस टाइम पर उस बंदे ने पे किया। मैं आगे पे करूंगी वो सिर्फ 2% होगा, राइट। मैंने आईटीसी क्लेम कर रखा है ज्यादा वाला, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पक्का। अब आगे तुमने बोला इफेक्ट, ये शैल फर्निश वाला जो डब्बा है वो कट कर लो, उसके नीचे वाला अफेक्टिव डेट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अफेक्टिव डेट से उन्होंने क्या बोली? अफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। पहला फॉर्म जीएसटी सीएमपी 01, अपॉइंटेड डेट लिखा है, अपॉइंटेड लिख दो वो वाली जिस साल पहली बार जीएसटी आया, 1717 अपॉइंटेड लेके आ गई, ठीक है, 1717। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन कैसे आता है? फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट ईयर ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, 1/4 वाला। और अगर कोई बंदा RAG 01 के हिसाब से आ रहा है तो जिस भी डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। पॉइंट समझ में आया? ये RAG 01 कौन सा है? वो जो नया बिजनेस ही कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर शुरू करेगा, ठीक है। ये थर्ड डब्बा। तो देखो, जो बंदा रेगुलर से कॉम्पोजिशन में आ रहा है ना, उसको तारीख बोल रखी है कि भाई 1 तारीख को तो चूज करना, पर जो बंदा शुरू ही नया कर रहा है वो तो कभी भी रजिस्टर हो सकता है, उसकी तो कोई तारीख नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं जब भी तो आएगा उस दिन, ठीक है। पॉइंट समझ में आ? पक्की बात। अगला डब्बा काट दो, वो रजिस्ट्रेशन का नहीं है। 10 और 11 में रुक जाओ, ये भी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के बाद पढ़ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 10 11 रूल 5 ही काट दो। शक्ल तुम्हारी कैसे मिलाती है, चमक जाता है चेहरा। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, वैलिडिटी, चलो वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी विल बी टिल ही कंटिन्यूज टू फुलफिल द कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस। मतलब क्या हुआ? जब तक वो कंडीशन सारी वो सर्विस वाली कंडीशन, अल्कोहल मत बेचो, सीटीपी एनआरटीपी, इंटरस्टेट मत करो, सारी कंडीशन फॉलो करते रहोगे तो वैलिड रहोगे, नहीं तो निकाल दिए जाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, where a person ceases to fulfill the conditions and restrictions as are required to be adhered to by a composition taxpayer से his aggregate turnover बढ़ गया, अगर वो निकल गया उस regime से, तो फिर क्या होगा? थर्ड लाइन, he shall file an intimation of opting out of the scheme in form GST CMP 04 within 7 दिन from the date and shall issue tax invoices with respect of each supply made after he ceases to fulfill the said conditions। पॉइंट समझ में आया? अगर मेरा इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया है, या मैंने ज़्यादा कुछ सप्लाई कर दिया है, या मेरा टर्नओवर बढ़ गया है,
कोई भी तरीके से। लास्ट ईयर का थोड़ी है 1.5 ना सारी। लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ का टर्नओवर, तो इस साल आप कंपोजिशन में हो, पर इस साल भी अगर आपने 1.5 के ऊपर बेच दिया तभी भी तो आपको 1.5 के ऊपर तो रेगुलर टैक्स पे करना पड़ रहा है ना। तो उन्होंने वो भी बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है, आप बाहर निकल गए 1.5 के आगे वाला सेल कर दिया, तो उस आगे वाले का पूरा प्रॉपर टैक्स एंड वाइज बनाना शुरू करो। हमें इंटीमेशन तो तुम कर ही दोगे CMP 04 टैक्स को लेना पड़ेगा ना आपको। CMP 04 में इंटीमेशन तो कर ही दोगे 7 दिन के अंदर अंदर, पर उस 7 दिन के अंदर जो इंटीमेशन कर रहे हो, हम तक जब तक चिट्ठी पहुंचेगी हमको तब तक समझ में आएगा, तब तक क्या, तो सारा टैक्स इनवॉइसेस इशू करना शुरू करो, क्योंकि कल को ITC भी तुम क्लेम करने वाले हो। अब तुम रेगुलर में आ गए हो सब। उसके बाद उन्होंने बोला फ्रॉम सच डेट एंड शैल इशू टैक्स इनवॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच सप्लायर मेड आफ्टर ही सीजेस टू फुलफिल द सेट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल फटाफट से प्लीज देख लो क्या लिखा हुआ एग्जांपल में। हुआ थर्ड पॉइंट, व्हेन अ पर्सन वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम वॉलंटरली, मतलब मेरे को ही मजा नहीं आ रहा है, तुम क्या निकालोगे, मैं ही चला, तो वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर रहा है तब भी वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीमेशन CMP 04 में ही जाएगी बिफोर सच विड्रॉवल। अगर आप निकल चुके हो या निकाल लिए गए हो या ऐसे करके कुछ हो गया और निकल गए, तो निकलने के 7 दिन में, निकलने के 7 दिन में खुद मन है मेरा निकलने का, तो निकलने से पहले, ठीक है, आया समझ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल काटो, किसका वाला एग्जाम्पल काट रहा है, 6, 4 and 5 ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 डिनाइड अपॉन एक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि तुमको लग रहा है कॉम्पोजिशन में हो तुम, पर तुम नहीं हो। प्रॉफिसर ऑफिसर ने मना कर दिया, is of the view that such person was not eligible for composition scheme or has contravened the provisions after being eligible, then the officer may issue a show cause notice in CMP 05 as to why option to pay tax in section 10 shall not be denied। ठीक है, अंडरस्टैंड। प्रॉपर ऑफिसर को अचानक से बुद्धि आई कि भाई तुम क्यों कॉम्पोजिशन में हो, तुम तो दारू बेचते हो, तुम नहीं आ सकते, या तुम क्यों कॉम्पोजिशन में हो, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ, मैं बस एकदम इधर ही हूँ, और दूसरा सेक्टर जहाँ पर भी मैं काम कर रही हूँ बाजू में मोहाली पड़ता है, वहाँ पर मैं एक दुकान में कुछ सामान बेच रही हूँ, तो पता नहीं तुम ये जो बेच रहे हो ना ये इंटरेस्ट रेट हो गया, तो अब तुम नहीं आ सकते हो। कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि तुम कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते हो, तो हमको निकाल दिया जा रहा है, तो वो क्या मिलता है यूजुअली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का नाम है शो कॉज नोटिस। प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि देखो मैं निकाल रहा हूँ, बाकी तुम बता दो कि क्यों नहीं निकालना चाहिए, तो वो का शो कॉज नोटिस टू शो द कॉज व्हाई यू शुड नॉट बी डिनाइड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन। ठीक है, उसका तुम सेकेंड पॉइंट 15 दिन में रिप्लाई करोगे, उस शो कॉज नोटिस का 15 दिन में रिप्लाई होगा नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। और उसके अगले हम थोड़ी करेंगे, ऑफिसर करेगा। नहीं उसने तुमको नोटिस भेजा कि तुम्हें क्यों नहीं निकालना चाहिए, बता। हमें शो कॉज भेजना है हाँ 15 दिन में। वो तो भेजना जब मर्जी, तुम्हें 15 दिन में शो कॉज का रिप्लाई करना है। शो कॉज तो हम नहीं दिखाते। अच्छा नहीं ठीक है, हम कॉज दिखाते हैं, वो शो दिखा रहे हैं, ठीक है। शो को फिर तो करते ठीक है। अगला विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। अब हमने रिप्लाई दिया, ठीक है, उसका हमको रिप्लाई देना था 15 दिन में, हमारा रिप्लाई लेने के बाद 30 दिन का ऑफिसर के पास टाइम है। क्या करेगा वो? ऑफिसर शैल पास हिज ऑर्डर इन GST CMP 07 इधर एक्सेप्टिंग और कंटेनिंग द डिनाइंग ऑप्शन इन सेक्शन 10। ठीक है, बस 10 तक ब्रैकेट क्लोज कर दो, बाकी रहने दो। सेकंड लाइन का 10। अरे तू कहाँ पहुंचा हुआ है? ये भाई तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे ये काटने से क्या है? तू कहाँ काटा? कुछ नहीं काटा, ये क्या किया? ये तो हैशटैग है, मतलब ये डेट्स है ना सारी, ये नहीं पता अच्छा अच्छा, ये सारा काटा। नहीं काट सिर्फ ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, बैड वाला पैराग्राफ। ये क्यों किया? मुझे क्या पता? मुझे लगा काटने से बोला। रिक्वायरमेंट आफ्टर ऑप्टिंग आउट और डिनायल ऑफ सेक्शन 10। अब तुम निकल चुके हो,
निकल चुके हो तो फिर क्या करोगे, निकल दिए जाओगे और रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करोगे। जो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ है ना अप टू पेयर तक, वो पुराने के बारे में ही बात कर रहा है। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में कोई नई बात नहीं हो रही है, इसलिए हम एक बार सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बाद में फर्स्ट तुम अपने आप पढ़ोगे। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वंस अ पर्सन इज आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम he will pay tax as regular taxpayer and shall be liable to collect tax on his outward supplies and claim ITC on inward supplies. Therefore, he shall be allowed the benefit of ITC on the stock lying with him as on date as he starts paying tax on regular taxes. ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हो या निकाल दिए गए हो, ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हो ना, या तो वॉलंटरीली या तो निकाल दिए गए हो, तब क्या होगा, तब भी तो आपके पास कुछ सामान पड़ा हो सकता है, फिर उसका आप आईटीसी आप क्लेम करोगे। कैसे करोगे वो हम आईटीसी के चैप्टर में, ठीक है, आया समझ? अगला बोल रहा क्या है अभी ये कि therefore rule 6 gives an option to such person to who have opted out or being denied to pay tax under 10 that they can file a forms GST ITC 03 पहले फाइल करा था ना 60 दिन वाला कि नहीं, पहले क्या फाइल करे थे ITC 03 ये रहा फॉर्म GST ITC 03 60 दिन में, यहाँ पर 01 है to avail the benefits of ITC on stock lying as on date of opting out or denial. This form 30 दिन में जाएगा और फाइलिंग CNP 04 और पासिंग की ऑडिट टैक्स अगेंस्ट में 6-7 काट दो। तुम्हारी ये फॉर्म 6-7 हाँ सिर्फ ये 6 सबसेक्शन नहीं 6 अच्छा 6-7 अच्छा बाकी वाले फॉर्म्स तुमने देख लिए, हमने सब देख लिए। CNP जो 8वां वाला फॉर्म है ना उसको प्लीज थोड़ा सा नया है, GST CNP 08, ये वाला फॉर्म वो होता है जहाँ पेमेंट करते हो, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना प्लीज। पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर्म अगर इंसान कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो जो पेमेंट करता है वो कैसे करता है, क्वार्टरली करता है, आपको याद आ रहा है, पेमेंट क्वार्टरली होती है, और रिटर्न जो रिटर्न फाइल करता है ना कॉम्पोजिशन में वो एनुअली होता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। तो अगर वो आप पेमेंट क्वार्टरली कर रहे हो तो आपका कैसा आएगा, 1/4 से लेकर 30/6, राइट, फर्स्ट क्वार्टर, तो इसका पेमेंट आपका होगा 18/7 तक। सिमिलरली ऐसे ही जाएगा, 1/7 से लेकर 30th अक्टूबर। पे क्वार्टरली करना, जो पूरे साल की रिटर्न वो एक साल में लास्ट में करनी हाँ है। रिटर्न एक भरनी है, क्वार्टरली पेमेंट करते रहना है। 18/10 1/10 क्यों आ रहे हैं आप? क्या पता 18/1 को पेमेंट होगी और 1/1 से 31/1 मतलब अगले महीने के 18 तारीख से पहले पहले वसूल होगी। हाँ इस तारीख को CNP 08 फाइल होगा, ठीक है। और जो रिटर्न आपकी एनुअल दी जा रही है ना उसको यहाँ पर लिख लेना, ऑन 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट क्लियर है? चलो 12, 13, 14, 15 छुट्टी मतलब कि ये हो गया, छोटा सा चैप्टर तो करा रहे हैं आप, फिर मतलब मेरे को एक आसान सा कोई छुट्टी नहीं है। 6 बजे कर देना, 6:15 5 बजे हाँ तो एक घंटा नहीं बचा, देखो 1 घंटे में तो क्या क्या हो जाता है। कल 7 बजे के बजाय 6 बजे सुबह
7 बजे कौन छोड़ रहा है? आपने कल बोला था कल तो कल के लिए बोला था। नहीं मैम कह रहे भाई एक लेसन उसका करवाना पूरा, उसके बाद कोई नहीं। ये किस क्लास में CM 08 पहले वाला एलिजिबल है 12 मुझे करवाना है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना चैप्टर सीखे हैं वो भी भूल जाओगे। क्या करूँ 25 अच्छा, तो कराना है, 95 डेट है मैम, ये एलिजिबल है। RCM वाला तो लेंगे नहीं ना कंसिडरेशन में, हाँ करेंगे, है ना? हाँ सेम वाला भी लेंगे। हाँ तो डेट हुआ तो ये एलिजिबल है, हाँ पहले दिन प्लस कर देंगे बस खत्म क्वेश्चन। लिमिट सर्विस की वो लगेगा 15 लाख आ जाएगी ये साल की। ये सिर्फ वाले में कि अगर या तो दोनों फैक्ट्री को इसमें कंपोजिशन में कराएगा चर्ची या फिर चर्ची भाई चर्ची थोड़ी में 91 मिला चर्ची 45 पे वो CH है भाई ये। तो इसे क्या था भाई? हर्षित चर्चित 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 छित है ये, CH 6 हुआ। चर्चित हमारा ये क्या है ना 14 पर ऐसा चर्चित इलस्ट्रेशन कंपोजिशन के लिए आउट पहली 4 एंट्रीज की इसका टोटल करेंगे तो टोटल ही कह रहे कि दो दो के टोटल टोटल 5 5% टैक्स होगा। लेकिन अब इसको तो लेंगे नहीं ना तो मतलब 90 डेढ़ क्या 5% से भी करता है। बाकी एक दो ही है। प्लस करके डेढ़ हाँ, बना दिए, डेढ़ और है। ये डेट को तो ज़्यादा ही डेट को एक तो 95 plus 55 91 plus 45 having two factors पूरी 1.5 लाख आ रही है। supply of shampoo only within सही the करने लगा। interstate supply of पहले से आगे का हम प्लस total value of textiles 25 प्लस करेंगे। 10 प्लस 45 प्लस determine whether the church अरे 45 क्यों प्लस कर रहा is है? eligible 45 मतलब 45 नहीं प्लस करेगा, ट्रेडर है ना। सिर्फ पहली दो करेंगे तो हाँ। 35 आएगा हाँ and 13th वाला no है ना? हाँ, 35 लाख। 35 का रेट अच्छा आंसर हाँ नहीं आधा eligible आधा तो है लेकिन वो और तेरा वो आरसी लेकिन वो RCM में ट्रांसफर करेंगे Border? अरे लेकिन वो जैसे एक फैक्ट्री गोवा में है उसमें कंपोजिशन में पे कर रहे हैं, दूसरी वाली में नॉर्मल पे कर रहे हैं, पे कर नहीं सकते ना। 15 तो वो इनएलिजिबल होगी ना, तो दोनों ही वो कंपोजिशन में करे, नहीं है ना? मैम ट्रेडिंग का बताना खाली नहीं मतलब पढ़ने और तो है ही कुछ नहीं इसमें। मैम हाँ जी हाँ जी 13th वाला एलिजिबल है, लेकिन अगर वो एक डिलीवरी में वो कर रहा है और उसमें अलग अलग करे तो नॉन एलिजिबल है ना। हाँ, वो अगर सेम करेगा तो एलिजिबल है। तो चल जाएगा हाँ। विष्णु देवा 15 नॉट एलिजिबल है अंडर द जीएसटी लोकेटेड इन क्योंकि वो सर्विस बिजनेस में 10 to 1 एंटर 50 लाख की लिमिट होती है वहीं पर ही वो इंटर कर रहा है अक्रॉस इंडिया। फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर हाँ तो किसी भी उसमें अलाउड ही नहीं होगा इंटरस्टेट मार्क कर 4% इंटरस्टेट 25 डिनर से नहीं चेंज होगा मेरे भी स्टार्ट हो गई कंपोजिशन में कर रहा अच्छा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कराया था उसने, मतलब मिलता होगा है। 25 ये बंद कर दो वीडियो। की चल रही है।